एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं है तो नहीं बोल दो, उसको एक्ट मत करो, अरे हाँ यार अब मुझे आता था, बेसिक सा पता है, याद करने की कोशिश। इंटरव्यूअर आपको ऑब्जर्व करता है, ये अगर उसके सामने आप ये सारी चीजें करोगे ना, याद करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब पता भी नहीं है तो भी थोड़ा एक्टिंग वगैरह करके, हाँ मुझे पता है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, वो उसका रोज का काम है। उसको बिल्कुल भी ये चीजें मत दिखाओ कि आप एक्टिंग कर रहे हो, उसको सामने वाले को याद करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको इजीली कैच करेगा। ये कॉलेज का वाइवा नहीं है, या तो एक्सटर्नल इंटरव्यू नहीं है, एक्सटर्नल जो कुछ हम लोगों के होते थे एग्जाम, ओरल एग्जाम्स, तो वैसा नहीं रहता है। ये रियल टाइम इंटरव्यू है जहाँ पे आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज आती है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, अगर कोई चीज नहीं आती, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, डायरेक्टली बोल दो, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट बट आई एम हैविंग बेसिक नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स because I didn't get any chance to work on this specific part. So if I will get any opportunity in this field, I can work because I have basic knowledge and I will learn many things in that. बोल दो उसको, इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, कोई चीज आती ही नहीं है, सीधा सीधा बोल दो, सॉरी I don't know about these things or I don't have any knowledge about this concept. I haven't worked on this part. ऐसे बोल दो, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज का भी, ना बोलने का भी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकल राउंड्स L1, L2, L3, या तो किसी कंपनी में एक ही राउंड होता है, किसी कंपनी में 2 ही राउंड होते हैं, और राउंड्स को सिर्फ नाम अलग अलग हो सकते हैं, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, या टेक्नो मैनेजर, डायरेक्टर राउंड, CEO राउंड, क्लाइंट नाम भी होते हैं। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सर उन्होंने क्लाइंट राउंड रखा है उसमें क्या पूछा जाएगा, तो कुछ नहीं होता है। पूछा तो सिर्फ टेक्निकल ही जाएगा, क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है और उनको भी वही चाहिए। तो कौन सा भी और कितने भी राउंड हो गए तो भी सिर्फ अगर आप टेक्निकली प्रिपेयर हो तो आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड टेक्निकल नॉलेज सफिशिएंट है आपका इंटरव्यू क्लियर करने के। दैट्स इट। तो ये सारी चीजें टेक्निकल राउंड्स में ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी एक कंप्लीट हो गई थी, इंटरव्यू शेड्यूलिंग। दूसरा कंप्लीट हो गया टेक्निकल राउंड्स। टेक्निकल राउंड्स में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था इंटरव्यू शेड्यूल करते समय हम लोग एक्सपीरियंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए एक्सपीरियंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, क्योंकि टेक्निकल राउंड है, वो उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाला है। हम रिज्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी नहीं करते, इतना एक्सपीरियंस है उसमें उतना एक्सपीरियंस है, जरूरत ही नहीं। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब टेक्निकल राउंड होता है, जब हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, उसी टाइम पे बोल देना लाइक आई एम हैविंग 3+ years of experience as a machine learning engineer. So in that 3 years I worked on the Python also, I worked on the machine learning also, worked in like deep learning also, and also having experience in NLP. So in NLP I'm having 1+ years of experience, in deep learning I'm having also 1+ years of experience, in machine learning I'm having 2+ years of experience, and overall I'm like I am having 3+ years of experience. ऐसे उसको बोलो, डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, बिंदास बताओ, कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल राउंड में आप अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से एक्सपीरियंस को डिस्ट्रीब्यूट करो। कब? टेक्निकल राउंड्स में। बट बिफोर टेक्निकल राउंड्स कहीं पे भी एक्सपीरियंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। बात खत्म हो जाती है। तो ऐसे रहेंगे आप लोगों के टेक्निकल राउंड्स। तो टेक्निकल राउंड 1 हो जाता है, 2 हो जाते हैं। तो हर एक इंटरव्यू के बाद, मतलब फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल कंप्लीट हुआ, टेक्निकल राउंड, टेक्निकल वर्क क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, टेक्निकल राउंड 1 कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद, आज कंप्लीट हुआ है ना, तो पेशेंस दिखा के कल पूरा दिन तक वेट करना है उसके रिजल्ट का। ठीक है, अच्छी तरह सुन लो। आज इंटरव्यू हुआ है ना, उनके साइड से खुद से अपडेट आने दो, बार बार उनको कॉल करने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे पहले क्या एक्टिविटी फॉलो करनी है, आज इंटरव्यू हुआ है तो आज का पूरा दिन एंड कल का पूरा दिन वेट करना है इंटरव्यू के रिजल्ट के लिए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट इमीडिएटली 1 घंटे में मिलेगा आपको, आपके साथ बाकी लोग भी इंटरव्यू देने वाले रहते हैं। तो जब तक सभी लोगों के इंटरव्यू होते नहीं, या तो लिमिटेड लोगों के इंटरव्यू होते नहीं है, तब तक एचआर लोग आपको फीडबैक नहीं प्रोवाइड करते। हाँ, कुछ कुछ एचआर लोग एक ही दिन में प्रोवाइड करते हैं, कुछ कुछ एचआर लोग आप लोगों को 2 दिन भी ले सकते हैं। तो पहले पेशेंस दिखाना है, आज का पूरा दिन वेट करो, कल का पूरा दिन वेट करो, एंड अगर फिर भी अपडेट नहीं आता है तो परसों मॉर्निंग में आप लोग 10-11 बजे के बाद उस एचआर को कॉल कर सकते हो। Like day before yesterday, I had interview in your organization for the position of data scientist, but I'm still waiting for the result. Can you give me updates on the same? ऐसे उस HR को कॉल करके आप बोल सकते हो।
हर एक इंटरव्यू होने के बाद आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है 1-2 दिन का। एंड अगर फिर भी अपडेट नहीं आता है तो एचआर को कॉल कर सकते हो। उसके बाद कुछ कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि एचआर ने कॉल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि एचआर अदर मीटिंग में भी हो सकता है, अदर काम में भी हो सकता है। तो अगर कोई एचआर ने कॉल नहीं उठाता है तो इमीडिएटली उसको बार बार 2-3 बार कॉल नहीं करना है। अभी कॉल किया मतलब कंसिडर करो आज इंटरव्यू हुआ, मैंने कल तक कॉल नहीं किया, परसों मॉर्निंग में मैंने कॉल करके उसको अपडेट पूछ ली, मतलब कॉल किया उसको बट उसने कॉल नहीं पिकअप किया, तो 2-3 घंटे का वापस एक ब्रेक रखो उसके बीच में। एक कॉल किया ना सुबह 11 बजे, तो अगर वो उठाता नहीं है तो 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक रखो बीच में एंड वापस एक बार कॉल कर लेना। सिर्फ 2 बार उस एचआर को कॉल करना है, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करना। एंड अगर दोनों भी बार वो एचआर कॉल नहीं उठाता है तो सिंपली एक फॉर्मल मेल डाल देना है उस एचआर के मेल आईडी के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया कि हाँ, as like I had a interview in your organization day before yesterday, I'm still waiting for the result, can you give me the results on the same or can you give me the feedback for the same। अब ऐसे पूछ सकते हो, कॉल करो एचआर को या तो मेल करो, दोनों भी चीजें आपको अलाउड रहती है, हमें वो अथॉरिटी होती है, आप कभी भी एचआर को कॉल कर सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना है कि 1-2 दिन का पेशेंस रख के वेट करना होता है रिजल्ट। तो एक राउंड होने के बाद भी सेम प्रोसेस, 2 राउंड होने के बाद भी सेम प्रोसेस, हर एक राउंड के बाद रिजल्ट का वेट करना ही पड़ता है। अभी देखो टेक्निकल राउंड कंसिडर कर लो, आप लोगों ने क्लियर कर लिया, पहला भी था वो भी क्लियर कर लिया, दूसरा भी था वो भी क्लियर कर लिया। अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जब आपके टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी होती रहेगी, लेकिन इतना याद रखो कि टेक्निकल राउंड्स अगर आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं तो आपको एक मेल आ जाता है, ठीक है। जस्ट सेकंड, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, अभी पेन वर्कआउट हो रहा है, पेन ही वर्कआउट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सिनारियो हम लोग देख रहे थे कि अभी कंसिडर कर लो टेक्निकल राउंड आप लोगों के कंप्लीट हो गए, कैसे कंसिडर करोगे कि आपकी प्रोसेस आगे बढ़ रही है। तो बहुत सिंपल है, आप एक राउंड होने के बाद भी, या तो 2 राउंड होने के बाद भी, या तो 3 राउंड होने के बाद, अगर एक मेल आता है एचआर की तरफ से या तो उस कंपनी की तरफ से कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए मेल आ जाता है तो कंसिडर करना कि आप अगले स्टेज पे चले गए, आपका सिलेक्शन 90-95% हो चुका है। कितना? 90-95% आपका सिलेक्शन हो चुका है, सिर्फ 5% कंसिडर करना सैलरी डिस्कशन राउंड के ऊपर है। आपको जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेल आता है, कब कुछ लोगों को 1 राउंड के बाद ही आता है, कुछ लोगों को 2 राउंड के बाद आता है, तो उनकी प्रोसेस टू प्रोसेस, कंपनी टू कंपनी ये सारी चीजें वैरी होती रहेगी। तो किसी को भी डॉक्यूमेंट्स के लिए मेल आ जाता है तो कंसिडर कर लेना 90-95% आपका काम हो चुका है। डॉक्यूमेंट सबमिट करना है मतलब काम हो चुका है। तो आपको अगर ऐसा मेल आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स का मेल जो आता है तो उसमें क्या लिखा रहता है, मोस्टली तो ऐसा ही लिखा रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन,
you have cleared technical round of interview in our organization, and for further process you have to submit few documents with us. Please find below list of documents and please share that documents as soon as possible so we can proceed for the next steps or salary discussion things. ऐसे उस मेल में लिखा रहता है कि आपने टेक्निकल राउंड क्लियर किया है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तो नीचे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड की गई है, तो वो डॉक्यूमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल हमारे साथ शेयर करो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा एक मेल आता है, तो जब कभी भी आपको मेल आएगा समझ लेना आपका काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये मेल आ जाता है आपको फर्स्ट एक काम करना है, कॉन्टैक्ट टू डॉक्यूमेंट। क्या करना है आपको, कॉन्टैक्ट टू डॉक्यूमेंट टीम। डॉक्यूमेंट टीम को आप जब कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट टीम को आप जब कॉन्टैक्ट करोगे तो वहां से आगे आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट टीम से पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि थर्ड पार्टी वगैरह कौन सी यूज करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस कंपनी से मिल जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट टीम से मिल जाएंगे। अभी सिनेरियो क्या है, सिर्फ आपको जैसे ही मेल आएगा आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉलो करना। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें पता है कि किसको कांटेक्ट करना है, आपके ग्रुप के ऊपर आदित्य सर का नंबर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, राइट? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है तो वो एक बार मैं वापस पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, सेशन के बाद। तो आप लोग स्पेसिफिक जब भी डॉक्यूमेंट्स के लिए मेल आएगा तो आदित्य सर को कांटेक्ट करना है एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रोसेस करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसी रहेगी, या तो उसके लिए क्या क्या करना, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपके रिज्यूम के कंपनी का नाम, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पे डेजिग्नेशन, आपका करंट पैकेज, ये सारी इंफॉर्मेशन वो डॉक्यूमेंट टीम आपसे कलेक्ट करके लेती है। आपको कुछ एफर्ट्स नहीं लेना है, वो आपको सारी चीजें बताएंगे, प्रोसेस बता देंगे, ए टू जेड प्रोसेस डॉक्यूमेंट टीम से बताई जाएगी। वो टीम ऐसी है कि आपको हर टाइम पे सपोर्ट करेगी, जो कुछ आपके डाउट्स रहेंगे उसमें भी कुछ डाउट आता है या तो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आपको करके चाहिए तो भी वो आपके लिए सपोर्ट के लिए रहेगी। आपसे पहले क्या करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एंड वो इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आपके सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो ये प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन की। तो कुछ भी हो जाए, टेक्निकल राउंड होने के बाद जब मेल आता है ना तो डॉक्यूमेंट टीम को कांटेक्ट करना। अभी डॉक्यूमेंट टीम से आपको कांटेक्ट करके डॉक्यूमेंट कौन से लेने होते हैं, देखो डॉक्यूमेंट बहुत सारे आते हैं आपको मेल में ना, उनका प्री डिफाइंड फॉर्मेट रहता है। कैसा होता है, मेल में उनका प्री डिफाइंड का मेल का फॉर्मेट रहता है, मतलब उसमें 10, 15 या तो 20 डॉक्यूमेंट भी लिखे रहेंगे, ऐसा रहता है, बहुत सारे चीजें लिखी रहती, लेकिन देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। वहां पे वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी नहीं होता है। हमारे लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट कौन से जरूरी होते हैं, एक कंपनी साइड के, ठीक है, एंड दूसरा पर्सनल। अभी इसमें क्या क्या चीजें आती है वो सुन लो। कंपनी साइड के कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, ऑफर लेटर ऑफ करंट कंपनी, जस्ट सेकेंड ना, चालू रहने दो। हेलो, कुठे सर
ओके सॉरी गाइस, कंटिन्यू करते हैं। तो स्पेसिफिक सिनारियो हम लोग देख रहे थे डॉक्यूमेंट्स का। तो अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से पूछे जाते हैं? सबसे पहले सबमिट क्या करना होता है? एक ऑफर लेटर ऑफ करंट कंपनी, मतलब हम लोग क्या दिखा रहे हैं? वर्किंग है, ठीक है। तो वर्किंग है तो मतलब 2 साल का 3 साल का जब एक्सपीरियंस हम लोग लगा रहे, तो 2 साल पहले 3 साल पहले हमें कंपनी ने ऑफर लेटर तो दिया होगा कंपनी में ज्वाइन करते समय कि हाँ आपका ऑफर में ये है और आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करो, ऐसे एक ऑफर लेटर रहता है। तो वो ऑफर लेटर ऑफ करंट कंपनी चाहिए होता है। देन नेक्स्ट सेकंड, हाइक और इंक्रीमेंट लेटर, ठीक है। हाइक और इंक्रीमेंट लेटर मतलब 1-2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 1-2-3 साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार तो आपकी इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। तो आप लोगों का पगार जब बढ़ता है तो उसका भी एक लेटर मिलता है कि हाँ आपकी पहली सैलरी ये थी, अभी आपकी ये सैलरी ये होने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो इंक्रीमेंट लेटर भी होता है तो वो भी लगता है, ठीक है। देन थर्ड, आप लोगों को पूछी जाती है 3 या तो 6 महीने की पे स्लिप्स। पे स्लिप्स मतलब क्या है? उसको दूसरा क्या बोलते हैं? सैलरी स्लिप। तो ये भी आप लोगों को पूछी जाती है, तो ये भी सबमिट करनी पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट टीम से आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं। और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आपको स्पेसिफिक 4th नंबर का पॉइंट, रिलीविंग एंड एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। रिलीविंग एंड एक्सपीरियंस लेटर आप लोगों को पूछा जाता है। तो वो ऑप्शनल रहता है क्योंकि ये कब मिलता है? आप इन फ्यूचर में भी जब कंपनी छोड़ोगे, कोई भी कंपनी जब छोड़ी जाती है उसके बाद वो रिलीविंग एंड एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है। कंपनी जब चालू है, आप वर्किंग है अभी भी, तो उस टाइम पे वो नहीं मिलता। जब कोई कंपनी आप छोड़ देते हो उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह मिल जाता है। तो अभी आपके मेल में लिखा रहेगा ये पार्ट, लेकिन वो सबमिट करना मैंडेटरी नहीं होता है, इतना याद रखना। तो आपको डॉक्यूमेंट टीम से कौन से डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं? ऑफर लेटर ऑफ करंट कंपनी, हाइक और इंक्रीमेंट और पे स्लिप्स। इतने ही डॉक्यूमेंट कंपनी साइड से रहेंगे। उसके बाद आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं? देखो बहुत सिंपल सा सिनेरियो। एक, आप लोगों का आधार, ठीक है। सेकंड, पैन कार्ड। थर्ड, फोटो। फोर्थ, पासपोर्ट, ठीक है। जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, अभी घर बैठे बैठे आप लोग पासपोर्ट निकाल सकते हो, अभी ऑनलाइन प्रोसेस हो चुकी है, तो वो चालू कर देना पासपोर्ट निकालना, क्योंकि कंपनी इन फ्यूचर पूछेगी। ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो बाद में आपको बोलेंगे कि पासपोर्ट निकाल के दे दो। आपको 1-2 महीने का टाइम भी देते वो लोग, लेकिन अच्छी बात है अभी से निकाल के रखे हो तो चल जाएगा। देन फिफ्थ, आप लोग का एड्रेस प्रूफ वगैरह पूछा जाता है, क्योंकि एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है। आपके घर आके चेक करते कि हाँ आपका सच में उस एड्रेस पे घर है या नहीं, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपका घर देख के जाते हैं वो लोग। एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। देन सिक्स्थ, ये सारी चीजें होने के बाद आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, थोड़ा सा हैंड राइटिंग एडजस्ट करना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या आता है? 10th सर्टिफिकेट होगा, 12th होगा, या तो डिप्लोमा होगा, डिग्री होगी, ये सर्टिफिकेट पूछे जाते हैं। या तो आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके सारे सेमेस्टर के मार्कशीट पूछे जाते हैं, ऐसा वो पूछ सकते हैं। तो ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो कुछ पूछा जाएगा वो आपके पास होना चाहिए। किसी के पास कोई चीज मिसिंग है तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पर्सनल मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो आपके आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, पैन कार्ड में कोई गलती विलती है, वो अपडेट करके ले लो, आपके पास टाइम, लेकिन ये सारी चीजें ट्रैक पे होनी चाहिए। बात खत्म। तो ये सारे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। अभी ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है। ऑफर लेटर, हाइक लेटर, पे स्लिप्स वगैरह हो गई, रिलीविंग की जरूरत नहीं है। देन आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, पासपोर्ट, देन एड्रेस प्रूफ, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ये भी सारी चीजें हो गई। बट रह कौन सी जाती है फिर, मतलब देनी कौन सी नहीं है? एक, रिलीविंग एंड एक्सपीरियंस लेटर नहीं देना है, ठीक है। दूसरा, आपको फॉर्म 16, ये वर्कआउट यार, ये पेन का क्या इशू है? एक, यहाँ पे देने की जरूरत कौन सी नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। एक है फॉर्म 16
दूसरा है आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट, तीसरा आप लोगों का पॉइंट है पीएफ पासबुक, एंड फोर्थ जैसे मैंने बोला था एक्सपीरियंस लेटर। ये अगर उस मेल में लिखा भी रहता है ना तो भी इसको इग्नोर करो, आपको वो देना ही है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है, इतना याद रखना। मेल में वो प्री डिफाइंड मेल रहता है, एचआर ने कॉपी एंड पेस्ट करके आपको भेजा रहता है, तो उसमें कितने भी डॉक्यूमेंट्स पूछे होंगे सारे के सारे देने की जरूरत नहीं होती है। फॉर्म 16 मेंशन रहेगा, बैंक स्टेटमेंट मेंशन रहेगा, पीएफ पासबुक या तो एक्सपीरियंस लेटर, ये चीजें सिर्फ मेंशन रहेगी वहां पे, वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उसको कैसे हैंडल करना है वो सैलरी डिस्कशन राउंड के बाद की प्रोसेस है। अगर उसने बाद वापस उसके बारे में पूछा तो उसको आंसर क्या देना है वो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना याद रखना डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, जितने हमारे पास है उतने ही सबमिट करने होते हैं। तो उस टाइम पे कुछ डाउट आता है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं हूँ आपके लिए अवेलेबल। कुछ भी किसी भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस में या तो किसी भी चीज को कैसे हैंडल करना है समझ में नहीं आ रहा है, कभी भी मुझे कॉल करो। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। तो ये डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती, डॉक्यूमेंट सिर्फ इतने देने हैं, आपका पर्सनल एंड ये कंपनी के 3 डॉक्यूमेंट, इतना ही सबमिट करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट के लिए मेल आएगा, डॉक्यूमेंट टीम को कांटेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं एंड आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट भी लेने हैं एंड वो सारे एक फोल्डर में बना के उस एचआर को सेंड कर देना। ये प्रोसेस रहेगी आप लोगों की। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉलो कर लो एंड वो होने के बाद उस एचआर को आपने जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो एचआर को मेल करना होता है, मतलब एक फोल्डर में सारे डॉक्यूमेंट बनाओ, उस फोल्डर को कॉम्प्रेस फोल्डर बनाओ, ठीक है, कॉम्प्रेस मतलब जिप फोल्डर, उस फोल्डर की साइज कम करनी होती। अभी बहुत सारे लोगों को ये चीज भी पता नहीं, वेल एजुकेटेड हम लोग हैं लेकिन फिर भी इस फील्ड के बारे में उस कुछ आइडिया नहीं रहती है, या तो प्रोसेस के बारे में मतलब कॉम्प्रेस फोल्डर कैसे बना है एक्सेस पता नहीं होता है। तो ये चीजें भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि फोल्डर की साइज कम कैसे करनी है, या तो कॉम्प्रेस फोल्डर या तो जिप फोल्डर या तो रार फोल्डर कैसे बनाते हैं, और उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट एक फोल्डर में बना के उसको जिप फोल्डर बना के उस एचआर को सेंड करना होता है। और उस मेल में लिखना होता है सिंपली एज रिक्वेस्टेड प्लीज फाइंड अटैच ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड लेट मी नो द फर्दर प्रोसेस, also let me know if any other information is required from my side, that's it, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, बात खत्म। इतना एक छोटा सा मेल डालना होता है उस एचआर को कि आपने जो रिक्वेस्ट किए वैसे मैंने जितने हैं मेरे पास उतने सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, प्लीज चेक करो कंफर्म करो, ऑल्सो अगर आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता दो एंड ऑल्सो लेट मी नो द नेक्स्ट प्रोसेस और नेक्स्ट अपडेट्स, ये बताना जरूरी होता है। तो आपने अपना काम किया, डॉक्यूमेंट्स उसको एचआर को भेज दिए, मेल कर दिया, कॉल करके भी बताओ, से मेल कर दिया उस एचआर को कॉल भी करो और बोल दो कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, अभी मुझे नेक्स्ट अपडेट बता दो, तो एचआर भी बोल देगा ठीक है मैं आपके डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि एचआर वेरिफिकेशन नहीं करता है, एचआर का काम नहीं है वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन के लिए पूरी टीम ही अलग रहती है। तो वो क्या कर देता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है एंड आगे से जब उसको कंफर्मेशन मिलेगा, मतलब 1 दिन में मिल सकता है, 2 दिन में मिल सकता है, या तो 3 दिन भी लग सकते हैं, जब उसको आगे से कंफर्मेशन मिल जाता है उसके बाद आप लोगों का सैलरी डिस्कशन राउंड होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं थर्ड पार्टी कंपनी के। अभी आप लोग बोलोगे सर रिज्यूम के ऊपर की कंपनी अलग थी, थर्ड पार्टी की कंपनी के डॉक्यूमेंट अलग भेज दिए तो एचआर कुछ बोलेगा नहीं क्या? देखो उसको भी पता होता है कि थर्ड पार्टी पेरोल क्या है, उसके लिए रोज का काम है, तो आप लोगों के लिए नया है उनके लिए नया नहीं है वो चीज है। तो आपने थर्ड पार्टी के डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भी भेज दिए ना तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको वो एचआर कुछ नहीं बोलेगा। एंड इवन उस एचआर ने पूछा कि आपके डॉक्यूमेंट अलग कंपनी के हैं, रिज्यूम के ऊपर अलग कंपनी है, तो उसको आंसर क्या देना है, अच्छी तरह से सुन लो, आपको आंसर क्या देना है, बीच में हैंड रेज नहीं करना है, आपको लास्ट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो सिंपली उसको आंसर क्या देना है, देखो कि अगर किसी एचआर ने बोला कि आपकी रिज्यूम के ऊपर की कंपनी अलग है एंड आपने डॉक्यूमेंट अलग कंपनी के भेजे हैं, तो उसको सिंपल सा बोल दो कि मैं रिज्यूम के ऊपर की जो कंपनी है उसी कंपनी के लिए करियर के पहले दिन से काम कर रहा है। क्या बोलना है, करियर के पहले दिन से उस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ मुझे सैलरी देने वाली थर्ड पार्टी कंपनी। क्या बताना है
कि जो रिज्यूम के ऊपर की कंपनी है उस कंपनी के लिए मेरे करियर के पहले दिन से मैं काम कर रहा हूं, इसीलिए मैं उस कंपनी का नाम डाला रिज्यूम के ऊपर। एंड जो थर्ड पार्टी कंपनी है उसका काम सिर्फ मुझे सैलरी देने का है, हर महीने के लिए वो सैलरी मुझे भेज देती है कंपनी, ना ही मुझे वो थर्ड पार्टी कंपनी के लोकेशन पे जाना पड़ता है, ना ही उसकी कोई अदर थिंग्स की जरूरत है। सिर्फ वो कंपनी का काम क्या है, मुझे सैलरी एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, दैट्स इट। मुझे जो कंपनी रिज्यूम के ऊपर है उसी लोकेशन की या तो उसी कंपनी के लिए रिज्यूम के ऊपर उस कंपनी का नाम डाला है। एंड अगर थर्ड पार्टी कंपनी का नाम भी रिज्यूम के तो इमीडिएटली मैं ऐड करके देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, थर्ड पार्टी का नाम ऐड करके रिज्यूम अपडेट करके भेज सकता हूँ मेल के ऊपर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे उस एचआर को बोलना होता है। आपकी रिज्यूम की कंपनी आपकी क्लाइंट कंपनी रहती है एंड जिसके डॉक्यूमेंट भेजे रहते हैं वो रहती है थर्ड पार्टी कंपनी। तो थर्ड पार्टी पेरोल ऐसा ही होता है, थर्ड पार्टी का काम सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट देना एंड सैलरी प्रोवाइड करना होता है, ना ही उस थर्ड पार्टी के लोकेशन पे जाना पड़ता है, ना ही कोई अदर प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती। और बहुत सिंपल सा सिनारियो, आपकी थर्ड पार्टी किसी भी लोकेशन पे होने दो, आपकी क्लाइंट कंपनी मतलब रिज्यूम की कंपनी बैंगलोर की, लेकिन आपको अगर थर्ड पार्टी पुणे की मिली तो भी चलेगा, मुंबई की मिली तो भी चलेगा, नोएडा अहमदाबाद की साइड की मिलेगी तो भी चलेगा, हैदराबाद की मिली तो भी चलेगा, एमपी साइड से मिली तो भी चलेगा, आपकी थर्ड पार्टी कंपनी किधर की भी हो तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका काम क्या है, सिर्फ आपको सैलरी प्रोवाइड करना। तो उसके लोकेशन का हमें मैटर नहीं करता, उसका लोकेशन का इश्यू नहीं होता है। तो थर्ड पार्टी कंपनी किधर की भी हो तो भी हमें चलता है, इतना याद रखना। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, जहां पे सिलेक्शन हुआ है वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उस एचआर को बोलना होता है कि रिज्यूम के ऊपर की कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, ये सैलरी देने वाली कंपनी एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनी मेरी थर्ड पार्टी कंपनी है, सो आई एम वर्किंग ऑन थर्ड पार्टी पेरोल। आपको एचआर ये भी नहीं बोलेगा कि हाँ आपने पहले कॉल में बोला था कि आप थर्ड पार्टी पेरोल पे नहीं हो, अब बोल रहे हो, ऐसा इसका भी कुछ इश्यू नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता, आपने पहले झूठ बोला था, उसी एचआर को सिर्फ वो तो पता नहीं चलता क्योंकि उसमें 8-10 दिन चल जाते हैं, 8-10 दिन पहले की वो बात इसके दिमाग में नहीं रहती। एंड इवन उसने कहीं पे लिख के भी लिखा होगा या तो मेल के ऊपर भी लिया है आपसे, तो भी आपको रिजेक्ट नहीं करते। क्यों रिजेक्ट नहीं करते, इतना याद रखना कि उनको टेक्निकली स्ट्रांग होने वाला बंदा चाहिए होता है, और 20-30 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद 2-4 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया तो वापस 20-30 लोगों को कॉल करना पड़ता है, इंटरव्यू शेड्यूल करने पड़ते हैं, उनको टेक्निकल राउंड में से किसी का सिलेक्शन होगा किसी का नहीं होगा, तो ये प्रोसेस में वापस 8 दिन स्पेंड करने पड़ते हैं। उसमें कॉस्टिंग चला जाता है, इंटरव्यूअर का टाइम चला जाता है, एचआर का टाइम चलता है, कॉस्टिंग चलता है, एंड उसके हिसाब से एचआर की जो डेडलाइन होती है, एचआर को हर महीने का टारगेट दिया हुआ रहता है कि उसको एक महीने में इतने लोगों को हायर करना है या तो इतने लोगों को कॉल करना है, इतने लोगों को ऑफर देना है। अगर वो एचआर का टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो भी उसके परफॉर्मेंस का भी इशू आता है। इसलिए कभी भी आपको एचआर जब टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाएंगे एंड अगर आप थर्ड पार्टी भी डिस्क्लोज कर देते हो कि आप थर्ड पार्टी पेरोल पे हो तो भी आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं, इतना याद रखना। तो बिल्कुल भी बाकी चीजें दिमाग में लानी नहीं है, जो प्रोसेस है वो एज इट इज ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉलो करनी है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है मुझे कॉल करो, लेकिन ऐसा ही हुआ तो वैसा ही हुआ तो दिमाग में यही क्वेश्चन आया, उल्टा सीधा ये सोचने से अच्छा है पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। बाकी जो प्रोसेस है सभी लोगों के लिए सेम है, उस प्रोसेस में सक्सेस है, उसमें रिजल्ट है, और वही करेक्ट प्रोसेस है, यही आपको आंखें बंद करके फॉलो करनी। तो ये प्रोसेस एज इट इज रहेगी। वगैरह कंडक्ट करके ही लिया जाएगा, ये वैरी होगा कंपनी टू कंपनी। मतलब कुछ एचआर लोग आपका मीटिंग वगैरह शेड्यूल करके सैलरी डिस्कशन राउंड लेंगे, कुछ एचआर लोग आपको डायरेक्टली कॉल करके टेलीफोन की सैलरी डिस्कशन लेते हैं, और वो सैलरी डिस्कशन सेम 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, और मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का होगा। अरेंज करते समय वो स्लॉट बुक करते हैं 30 मिनट का, लेकिन वो सैलरी डिस्कशन 5 मिनट में भी खत्म हो जाता है। सिर्फ उनको वो मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है 30 मिनट की, ऑफिशियली दिखाना होता है कि हाँ मैंने आधा घंटे का एक मीटिंग अटेंड किया था। तो ऐसा सिनेरियो होता है, इसलिए आपका सैलरी डिस्कशन राउंड जो होगा वो टेलीफोनिक होता है मोस्टली,
लाइक 70-80% कंपनी में टेलीफोनिक ही होगा, 20-30% कंपनीज आपको ऐसी मिलेगी जो आपकी मीटिंग वगैरह अरेंज करके एक प्रॉपर सैलरी डिस्कशन लेती। सैलरी डिस्कशन में क्या रहेगा, अभी कुछ नहीं, ऑलरेडी आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल चुके, डॉक्यूमेंट चले गए हैं, सिर्फ अभी 2-3 चीजों के ऊपर डिस्कशन रहता है। वो रहता है आपका करंट पैकेज, एक्सपेक्टेड पैकेज, एंड आप ज्वाइन कब करोगे। उस एचआर को सिर्फ इसी चीजों के साथ लेना देना है, क्योंकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज उनके पास चली गई। तो सैलरी डिस्कशन कुछ बड़ा होगा ऐसा नहीं, पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड पैकेज आ जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि आप ज्वाइन कब करोगे। ये 3 ही चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है सैलरी डिस्कशन राउंड। तो सैलरी डिस्कशन राउंड में क्या है, एक करंट पैकेज। तो करंट पैकेज आप लोगों को स्टार्टिंग में जो बताया था इंटरव्यू शेड्यूल करते समय वही सेम रहेगा। दूसरा है एक्सपेक्टेड पैकेज। क्या है, एक्सपेक्टेड पैकेज। अब एक सिनारियो देखो, इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, 30-50% हाइक। इस कब, इंटरव्यू शेड्यूल करते समय। लेकिन जब आप लोगों के टेक्निकल राउंड्स क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेशन हम लोग चेंज करेंगे। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि हमें पैकेज ज्यादा ही मिलता है और हमें ऐसे चेंजेस करने ही पड़ते। तो सिनारियो क्या है, आप लोगों को, ठीक है, स्पेसिफिक सैलरी डिस्कशन राउंड में एक्सपेक्टेड पैकेज पूछा जाता है, तो परसेंटेज बोलने हैं 50-75। क्या पे चेंज हो जाएगा परसेंटेज का क्राइटेरिया, आप लोगों को क्या करना है, 50-75% के बारे में पूछना है। मतलब उसको बोल दो माय एक्सपेक्टेशंस आर लाइक 65% ऑन करंट पैकेज, 70% ऑन करंट पैकेज, 60% ऑन करंट पैकेज। किसी को लगता है नहीं मुझे 50% ही चाहिए, हाँ ठीक है चलो 50% ऑन करंट पैकेज, क्योंकि अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया किसी भी कंपनी का, पहले ऑफर के लिए ये चीजें फॉलो करनी है। देखो तो 50-75% के बीच में कोई भी एक परसेंटेज अमाउंट बता दो, 50, 60, 65, 70, 75, ऐसे कोई भी एक अमाउंट बोल दो उसको, क्या आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच अमाउंट और दैट मच ऑफ अमाउंट, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें हो गई एक्सपेक्टेड पैकेज के बारे में। अगर उनका बजट होता है, ठीक है, चैट बॉक्स में बिल्कुल भी कुछ डिस्कशन मत करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्वेश्चन पूछने के लिए, उस टाइम पे अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। अभी जो चल रहा है उसके ऊपर पहले फोकस करो। तो सिनारियो क्या है, एक्सपेक्टेड पैकेज। तो यहाँ पे अगर उनका बजट होगा, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं बोलते, वो ओके बोलेंगे आपको डायरेक्ट कि ठीक है आपको 70% हाइक चाहिए ना, ठीक है मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर उनका बजट नहीं, मतलब अगर मैंने 70% हाइक पूछी थी लेकिन उनका बजट मैक्स टू मैक्स 55% तक है, तो एचआर बोलेगा कि एक्चुअली थिंग इज दैट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ बजट, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग 70% ऑफ हाइक ऑन करंट पैकेज, बट वी हैव बजट मैक्स टू मैक्स 55% ऑन करंट पैकेज, so I can provide that 55% hike on the current your current package, that's it, not more than that। HR आपको क्लियर बोल देगा कि हाँ हमारा बजट उतना है ही नहीं कि हम आपको 55% के ऊपर एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड करें। तो अगर ऐसा सिनारियो है, एचआर बोल देता है, तो उसको ना नहीं बोलना है। हमारे हाथ में ऑफर लेटर नहीं आया है तो उसको बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उसको सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो। सी लाइक कैसे रिक्वेस्ट करोगे, सी एक्चुअली आई एम लाइक चेंजिंग माय ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 2 or 3 years and I just like I'm expecting some little bit more because आफ्टर 2 years और आफ्टर 1 year ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि वापस मुझे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं कंपनी छोड़ूंगा। मैं 2-3 साल बाद अभी कंपनी छोड़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसे कंपनी में ज्वाइन करना है जहां पे वापस मैं 2-3 साल निकाल पाऊँ। तो अगर स्पेसिफिक आप मुझे गुड अमाउंट ऑफ पैकेज प्रोवाइड करते हो, then it will be like comfortable for me and I will continue with your organization like minimum 2 to 3 years। उसको ऐसे बोलो कि हाँ मैं 2-3 साल बाद कंपनी छोड़ रहा हूँ, तो मुझे मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसे ऐसे है, तो अगर मुझे आप गुड अमाउंट ऑफ पैकेज प्रोवाइड करते हो तो मैं 2-3 साल तो आराम से आपकी कंपनी में निकाल सकता हूँ, मुझे बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 70% और 60% हाइक ऑन करंट पैकेज। एक रिक्वेस्ट, सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी। So requesting you to please provide like good package of amount or good amount of package, so I can like it will be comfortable for me for the joining process। उस एचआर को एक रिक्वेस्ट करनी होती है।
बिल्कुल भी डिमांड नहीं करने की, नहीं 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 नहीं, मुझे 70% से नीचे 1 रुपया भी नहीं चलेगा। एचआर बोलेगा ठीक है भाई, तुम दूसरी कंपनी देख लो, मेरे लिए बहुत सारे एम्प्लॉय अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ भी एटीट्यूड या तो अलग लेवल का कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए। ऑफर लेटर आना बहुत जरूरी है, तो एचआर के बातों में हाँ मिला के उस ऑफर को प्रोसेस करना होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक ऑफर लेटर हाथ में नहीं है कोई भी। जब एक ऑफर लेटर आएगा ना, तब उसके बाद हम एचआर लोगों के साथ कभी भी झगड़ा कर सकते हैं। ऑफर लेटर हाथ में आने के बाद कितना भी काउंटर कर सकते हैं हम लोग, कितने कंपनीज के साथ किसी को भी डिमांड कर सकते हैं, नहीं मेरे पास तो नॉलेज है, मेरे पास ऑफर है, मुझे इतना पैकेज चाहिए, ये डिमांड कर सकते हैं। लेकिन पहला ऑफर लेटर आना जरूरी है, इसलिए उस सैलरी डिस्कशन राउंड में आपको चीजें मतलब नॉर्मली हैंडल करनी होती है। तो जितना दे रहा है उतना उसके लिए हाँ बोल दो। फिर वो फाइनली बोलेगा ठीक है चलो ये सारी चीजें हो गई, तो जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन रिलेटेड टू द ज्वाइनिंग डेट, व्हेन यू विल ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसे एचआर ने पूछा कि आप कब हमारी जो कंपनी ज्वाइन करोगे या तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, उससे एचआर को क्या बोलना है, like whenever I will get confirmation from your side or whenever I will get offer from your side, on same day or on that day only I will resign in my current organization and will give you the resignation mail screenshot, and I will join your organization within 10 days, 15 days or 20 days as your requirement। उसको क्या बोलना है कि जिस दिन मुझे आपके साइड से कंफर्मेशन मिलेगा या तो ऑफर लेटर मिल जाएगा, मैं उसी दिन अपने कंपनी में रिजाइन करूंगा, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड आपको जब चाहिए तब मैं कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ। आपको 10 दिन में चाहिए, ठीक है 10 दिन में ज्वाइन करूंगा, 15 दिन में चाहिए 15 दिन में, आप बोल देते हो इमीडिएटली चाहिए 8 दिन में ही, तो भी मेरे लिए पॉसिबल है, बिकॉज मैं मेरा नोटिस पीरियड निगोशिएट करके ले सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं काम कर रहा या तो जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ वो इन स्टेज पे है, तो मैनेजर के साथ बात करके मैं इमीडिएटली रिलीज ले सकता हूँ, डिपेंडेंसी नहीं, एक रीजन चिपकाना होता है, बाकी कुछ भी नहीं। सिर्फ उसको बोलना है आप बोलो कब ज्वाइन करना है, मैं कर लूंगा 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर, आपको जब चाहिए तब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। जस्ट मुझे कंफर्मेशन चाहिए आपके साइड से मेल के ऊपर, या तो दूसरा ऑप्शन है ऑफर लेटर, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी सिर्फ मेल के ऊपर कंफर्मेशन देती है एंड ज्वाइनिंग के दिन पे आपको ऑफर लेटर मिलता है, एंड कुछ कंपनीज पहले ऑफर लेटर देती है एंड ज्वाइनिंग बाद में होती है। तो प्रोसेस कैसे भी चलने दो, हमें सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए, तो फिर वो मेल के ऊपर आता है या ऑफर की पीडीएफ आ जाती है, दोनों भी चलेगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसे मिलेगी, सिर्फ आपको मेल के ऊपर आपका पैकेज, आपकी ज्वाइनिंग डेट, कंफर्मेशन सिलेक्शन कर भेज देती है, लेकिन जो फाइनल ऑफर रहता है वो आपको ज्वाइनिंग डे पे ही मिलता है। तो ऐसा अगर सिनारियो आपके साथ हो रहा है, एक्सेप्ट करो, कोई भी प्रोसेस गलत नहीं होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोसेस उनकी वैसी ही रहेगी, तो वो आपके लिए प्रोसेस में चेंज नहीं करेंगे। तो जिनकी उनकी जैसी प्रोसेस है वैसे फॉलो करो, दैट्स इट। तो वो एचआर बोलेगा ठीक है मैं आपको ऑफर लेटर भेज दूंगा 1 दिन में, 2 दिन में, या तो आपको मेल के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगा आज शाम तक या तो कल शाम तक, वेट करो, दैट्स इट। तो यही सैलरी डिस्कशन राउंड में होता है। और अगर कुछ टाइम वगैरह बचता है तो एचआर कंपनी की पॉलिसीज वगैरह बताता है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, प्लस आपसे कुछ जनरल डिस्कशन करता है, कभी कभी आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन भी पूछता है कि आप कहाँ से हो, आपके घर में कितने लोग हैं, घर में क्या क्या करते हैं, तो अगर आपको कंपनी में बुलाया तो आप आ सकते हो क्या, ये सारी चीजें वो सारी चीजें एचआर कभी कभी सैलरी डिस्कशन राउंड में डिस्कस करता है। ठीक है, तो एचआर ने कुछ भी बातें की तो उसके साथ अच्छी तरह से बात करनी है, फ्रैंकली बात करनी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां से आप रिटर्न नहीं आने वाले। सिर्फ उनको आपके साथ कन्वर्सेशन करके पैकेज के बारे में, ज्वाइनिंग डेट के बारे में डिस्कशन करना होता है, नथिंग एल्स। तो सैलरी डिस्कशन जैसे हो जाएगा, आपको उसी दिन या तो उसके दूसरे दिन या तो 2 दिन बाद आपको वो बोल देते कि आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, तो आपको उतना टाइम का वेट करना होता है। एंड जैसे ही आपको ऑफर लेटर आ जाता है या तो मेल के ऊपर कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपकी ज्वाइनिंग डेट ये है, आपका डेजिग्नेशन ये रहेगा, आपका पैकेज इतना रहेगा, समझ लेना आपका काम हो गया। पहले तो 90-95% तो हो ही गया था जब डॉक्यूमेंट पूछे थे, लेकिन जब सैलरी डिस्कशन राउंड के बाद आपको मेल के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाता है या तो ऑफर लेटर भी मिल जाता है, तो समझ लेना 100% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, आपको ऑफर मिल गया, बात खत्म। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, सैलरी डिस्कशन के बाद आप लोगों को मिलेगा फाइनल ऑफर लेटर। ठीक है, तो ऑफर लेटर ऐसा नहीं है कि हमेशा पीडीएफ में ही मिलेगा, कभी कभी मेल पे कंफर्मेशन मिलता है। तो मेल पे कंफर्मेशन मिला तो ऐसे नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को पता है कि एम्प्लॉयज क्या करते हैं, ऑफर लेटर लेते हैं, काउंटर करते हैं, ऑफर लेटर लेते हैं, काउंटर करते हैं, इसीलिए लोग
और पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करते। पीडीएफ मतलब अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर आपको ज्वाइनिंग डे पे ही मिलेगा। एचआर लोग आपको बोल देते हैं देखो सैलरी डिस्कशन राउंड में कि आपका जो ऑफर है वो आपको ज्वाइनिंग डे पे ही मिलेगा, उससे पहले हम लोग कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ आपको मेल के ऊपर कंफर्मेशन देंगे। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, सिलेक्शन कंफर्म है। दैट्स इट। तो सैलरी डिस्कशन राउंड हो गया एंड कंसिडर कर लो दूसरे दिन आपको मिला है फाइनली ऑफर लेटर। तो अभी ऑफर लेटर आने के बाद की प्रोसेस क्या रहेगी एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप बोलोगे सर सैलरी डिस्कशन राउंड में पीएफ के बारे में, फॉर्म 16 के बारे में, बैंक स्टेटमेंट के बारे में कुछ पूछा तो वहां पे एचआर नहीं पूछता, डोंट वरी। एचआर आपको बाद में पूछेगा, या तो जो टीम जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या तो आफ्टर ज्वाइनिंग पूछी जाएगी। आपके पास फॉर्म 16 नहीं है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बैंक स्टेटमेंट नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना। एंड अगर आपका पीएफ होगा, मतलब आपके नॉन टेक्निकल जॉब में पीएफ जनरेट हुए होंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। किसी का नहीं है तो नया क्रिएट किया जाएगा, किसी का पुराना वाला पीएफ है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी बताने वाला। सिर्फ प्रोसेस जैसे है वैसे फॉलो करो। ऑफर लेटर मिल गया तो पहला काम क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो बाद में कोई हेल्प नहीं कर सकता। पहला काम रहेगा ऑफर रिव्यू। ये चीज आपको करनी पड़ेगी, आपको पहला कांटेक्ट करना है मुझे, बिकॉज आपको इन चीजों के बारे में कोई भी पर्सन नहीं बता सकता सिवाय एचआर। मतलब कोई आपका फ्रेंड को भी इसके बारे में डिटेल आइडिया नहीं रहेगी, आपका फ्रेंड किसी आईटी कंपनी में भी काम कर रहा है तो भी वो ये सारी चीजें नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि एचआर का काम अलग रहता है, एचआर बहुत दिमाग में शातिर रहते हैं, वो आपको पैकेज ज्यादा दिखाएंगे, आपको सैलरी इन हैंड में कमी आएगी। वो बहुत आगे का है पार्ट, वो बहुत आपके 10 कदम आगे ही रहते हैं। वो आपको क्या करेंगे, बड़ा पैकेज देंगे लेकिन आपको सैलरी इन हैंड में कम आएगी। फिर बाद में आप बोलोगे सर पैकेज तो ज्यादा दिख रहा है लेकिन हर महीने में सैलरी बहुत तो कम आ रही है, ऐसा क्यों? डिडक्शन ही बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग को पता ही नहीं होता है कि सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कंपोनेंट कौन से होते हैं और कौन से कंपोनेंट किस चीज के लिए रहता है, कौन सा इनसाइड सिटी से होना चाहिए, कौन सा आउटसाइड सिटी से होना चाहिए, ग्रेचुटी अमाउंट क्या होती है, एम्प्लॉयर पीएफ क्या होता है, एम्प्लॉय पीएफ क्या होती है, पेंशन कौन से अमाउंट में होनी चाहिए, देन वेरिएबल बोनस, परफॉर्मेंस बोनस क्या होते हैं। वो वेरिएबल में भी 2-3 टाइप के बोनस रहते हैं, तो उसमें से परसेंटेज वाइज कुछ मिलते हैं, कुछ फिक्स मिलते हैं। देन उसके बाद आप लोग के कन्वीनियंस अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस रहता है, फूड अलाउंसेस रहते हैं, कूपन्स रहते हैं, या तो और वो कूपन्स कौन से रहते हैं, वो एटीएम जैसे कार्ड रहते हैं तो वो एक रहता है। तो अलग अलग चीजें रहती, बहुत सारी चीजें रहेगी जिसके बारे में आप लोगों को जीरो आइडिया रहती। तो ऐसे अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर बनता है तो आप लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं रहेगी, आप बोलोगे सिर्फ आपको पैकेज दिखेगा, सर मुझे 9 लाख का पैकेज मिला, आप खुश रहोगे उसमें। लेकिन जब कंपनी ज्वाइन करोगे 1 महीने के बाद पगार होगी और इन हैंड सैलरी बहुत कम हो जाएगी तो फिर बोलोगे सर पैकेज तो बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इन हैंड तो कम आ रही है, ऐसा क्यों? तो उस टाइम पे तो इसलिए ये चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। तो पहला काम क्या करना है, ऑफर रिव्यू करना है। मुझे पहले जैसे ऑफर लेटर आपको, पहले मुझे कांटेक्ट करो, मुझसे ऑफर लेटर सैलरी स्ट्रक्चर रिव्यू करवा के ले लो, मैं आपको बता दूंगा। अगर उसमें कुछ इशू है मतलब प्रॉब्लम नहीं रहता, सिर्फ सैलरी एडजस्टमेंट अलग रहती है वो। तो अगर उसमें चेंजेस करने हैं ना तो मैं बोल दूंगा आपको कि हाँ ये चेंजेस करके ले लो, एचआर से इसको वेरिएबल को फिक्स में कन्वर्ट करके ले लो, ये चीजें ऐसे ऊपर नीचे करनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज आपको गाइड करूंगा मैं। आपको सिर्फ मुझे कांटेक्ट करना है और बोल देना है कि हाँ सर ये सैलरी स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं, मैं चेक करके आपको कंफर्मेशन दे दूंगा कि हाँ एचआर को क्या बोलना है, ओके बोलना है या तो एचआर को चेंज करने को बोलना है। क्योंकि हम डिमांड कर सकते हैं एचआर को कि हाँ मुझे ये कंपोनेंट चेंज करके चाहिए, या तो इस वेरिएबल को फिक्स में कन्वर्ट करना है, या तो ये एम्प्लॉय पीएफ जो दोनों पीएफ है वो इनसाइड सिटी से नहीं चाहिए, कुछ भी जो चेंजेस है हम करवा के ले सकते हैं एज पर आवर स्ट्रक्चर। क्योंकि बाद में जाके इन हैंड कम आ गई तो फायदा नहीं है बड़ा पैकेज का। कुछ कुछ लोगों की बेसिक सैलरी बहुत कम रहती है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वेरिएबल कंपोनेंट बहुत ज्यादा रहते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत अलग अलग पार्ट रहते हैं सैलरी स्ट्रक्चर में, इसलिए बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑफर लेटर आने के बाद किसी को बताते ही नहीं है। ठीक है आपकी मर्जी, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, लेकिन आपको इन हैंड में कम आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि वेरिएबल बोनस वगैरह भी ऐसे रहते हैं जो परफॉर्मेंस बेसिस पे बाद में दिए जाते हैं, उसमें परसेंटेज कट हो जाते हैं, तो वो वेरिएबल बोनस के अमाउंट देखेंगे वहां पे 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए वगैरह, लेकिन इन एट द एंड आपको उसमें से 60% या 70% मिलती है, तो 30% कंपनी खा लेती है आपके पगार में से, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें प्लस ऑफर लेटर के ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स वो रीड ही नहीं करते, डायरेक्टली सादर रहते, हाँ हाँ चलो चलो 10 लाख मिल गया, बात खत्म, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, वो टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं पूछते या तो देखते भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑफर रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। तो वो चीजें फॉलो करो, एंड जैसे ही ऑफर रिव्यू हो जाएगा मेरे साइड से कंफर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है, रेजिग्नेशन मेल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या काम करना है, रेजिग्नेशन मेल। मतलब आप लोगों को क्या करना है कि सिंपली डॉक्यूमेंट टीम को कांटेक्ट करके रिजाइन करना है करंट कंपनी में, क्योंकि अगली कंपनी ज्वाइन करनी तो करंट कंपनी छोड़नी पड़ेगी। तो करंट कंपनी छोड़ने के लिए प्रोसेस क्या है, करंट कंपनी में नोटिस पीरियड का मेल डालना होता है, उसको बोलते हैं रेजिग्नेशन मेल। तो वो रेजिग्नेशन मेल डालने के लिए वापस डॉक्यूमेंट टीम को कांटेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट टीम आपको उस टाइम पे प्रोसेस बता देगी। रेजिग्नेशन मेल कैसे करना है, कहाँ से करना है, हर एक प्रोसेस वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। मेल का फॉर्मेट भी आप लोगों को देंगे, आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वो डॉक्यूमेंट टीम प्रोवाइड करेगी। सिर्फ आपका काम ये रहेगा उनको कांटेक्ट करना है एंड रेजिग्नेशन मेल डालना है, दैट्स इट। तो ये सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करो। रेजिग्नेशन मेल आप आज डाल दोगे, मतलब आज ऑफर लेटर आया ना, तो आज के दिन ही रिजाइन करना है, कुछ भी हो जाए, या तो मैक्स टू मैक्स कल तक। आज ऑफर लेटर आ जाता है तो आज ही रिजाइन करो, या तो कल तक आपको रिजाइन करना होता है। एंड रिजाइन करने के बाद उसके ऊपर एचआर का भी रिप्लाई आ जाता है, एंड जो आपने मेल डाला था ना उसके ऊपर जो एचआर का रिप्लाई आया है, वो दोनों भी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके रखना होता है, क्योंकि वो प्रूफ हमें इन फ्यूचर लगने वाला है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल्सो, कि आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा है, उसका प्रूफ किधर है, वो नोटिस पीरियड डाला तो उसका प्रूफ किधर है। कभी भी एचआर ने पूछा तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए, नोटिस पीरियड वाला मेल का स्क्रीनशॉट होना ही चाहिए। तो ऐसा सिनारियो रहता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें हो गई। देन अभी हमारे हाथ में ऑफर लेटर भी है, हमने रिजाइन भी किया है, तो अब हम लोग करेंगे काउंटर ऑफर की प्रोसेस। मतलब एक ऑफर लेटर दिखा के दूसरा ऑफर लेटर निकालना, दूसरा ऑफर लेटर निकाल के तीसरा ऑफर, ऐसे मल्टीपल ऑफर लेटर आप लोग निकाल सकते हो। जब एक ऑफर लेटर आ जाएगा ना, तो उसके बाद जो इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे, आपके पास 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का टाइम रहेगा। तो जब आपको अदर कॉल्स आएंगे तो उनको क्या बोलना है कि मेरे पास एक ऑफर लेटर है, बट मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़े से ज्यादा है। कंसिडर कर लो आपका पहला ऑफर लेटर था 7.5 का, ठीक है, पहला ऑफर लेटर कितना था, 7.5 का। अभी दूसरा ऑफर लेटर आपको निकालना है, काउंटर करना है, मतलब हमें सिंपली। तो उसको क्या बोलेंगे, जो दूसरे कंपनीज को कॉल आएंगे उनको, कि आई एम होल्डिंग वन ऑफर एंड दे आर गिविंग मी 7.5, बट माई एक्सपेक्टेशंस आर लाइक 8.5। 1 लाख रुपए वहां पे बढ़ा के पूछना है, ठीक है, दूसरा ऑफर में क्या करना है, 1 लाख रुपए बढ़ा के पूछना है। तो वो एचआर बोल देते हैं ठीक है, हमारे कंपनी के राउंड क्लियर करो, हम लोग आपको ज्यादा भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी कंपनीज के बजट रहते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं, लेकिन उसके लिए पहला ऑफर लेटर आना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग काउंटर कर सकते हैं। और तभी हम ये भी बोल सकते हैं कि आई एम सर्विंग नोटिस पीरियड, बिकॉज हमारे पास वो रेजिग्नेशन मेल का प्रूफ रहता है। अभी नहीं बोल सकते हम लोग करंट सिचुएशन में कि सर्विंग नोटिस पीरियड, प्रूफ कहाँ है हमारे पास, और वो रेजिग्नेशन मेल बार बार नहीं डाल सकते। तो ऐसा सिनारियो होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपली, कि काउंटर ऑफर प्रोसेस फॉलो करनी। एक ऑफर लेटर दिखा के दूसरा ऑफर लेटर निकालना होता है। तो अगर इस कंपनी में दूसरे कंपनी वालों ने बोला ना कि आपके पास जो ऑफर लेटर है वो शेयर करो हमारे साथ, तो शेयर करना पड़ता ही है। ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ मैं ऑफर लेटर नहीं दिखा सकता, आपको दिखाना ही पड़ता है। और उनके साइड से वो वेरीफाई भी किया जाता है कि ये लीगल ऑफर है या नहीं। तो उसके लिए डुप्लीकेट ऑफर वगैरह दिखाते मत बैठो। क्या करना है, सिंपली जो आपके पास ऑफर लेटर है उसकी पीडीएफ की कॉपी उनके साथ शेयर करनी पड़ती है, तभी एंड उस कंपनी के आप इंटरव्यू के राउंड क्लियर कर देते हो, तो आपको वो ज्यादा पैकेज वाला ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहती है काउंटर ऑफर वाली प्रोसेस। ऐसे आप एक ऑफर के ऊपर दूसरा, दूसरे ऑफर के ऊपर तीसरा निकाल सकते हो। मतलब जब आपके पास दूसरा ऑफर लेटर आएगा, तो उसके बाद जो कंपनी के कॉल्स आएंगे ना, उनको ये पहला वाला ऑफर लेटर नहीं दिखाना है। उनको ऐसे मत दिखाओ कि आपके पास दो दो ऑफर लेटर है। तो अगर आप ऐसी गलती कर देते हो तो वो क्या सोचेंगे कि ये सिर्फ ऑफर कलेक्ट कर रहा है,
ज्यादा पैकेज का ऑफर कलेक्ट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो इस टाइम पे ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उनको एक ही ऑफर दिखाना है। जब हमारे पास 2 ऑफर लेटर होंगे तो उसमें से हाई पैकेज वाला हम लोग ऑफर लेटर दिखाएंगे। तो तीसरी कंपनी को क्या बोलना है, आई एम होल्डिंग वन ऑफर एंड दे आर गिविंग मी 8.5 बट माई एक्सपेक्टेशंस आर लाइक 9.5। उनका बजट होगा तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कंपनी जैसी बहुत सारी है जिनके 12-12, 13-13 लाख के बजट है, वो आपको कॉल करेंगे क्योंकि वहां पे उनको दिख रहा है कि आप नोटिस पीरियड सर्विंग हो। हम लोग जैसे ही नोटिस पीरियड डाल देते हैं, नौकरी प्रोफाइल में चेंजेस करके देना है, जहां पे 15 डेज और लेस लिखा है नोटिस पीरियड, वहां पे हम लोग डाल देते हैं सर्विंग नोटिस पीरियड एंड लास्ट वर्किंग डे भी मेंशन कर देते हैं। तो उसका फायदा क्या होगा, सभी कंपनीज को, मतलब जिन जिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, जिनको आपका प्रोफाइल दिख रहा है, उनको पता चलेगा यू आर सर्विंग नोटिस पीरियड, सो आपको वो कॉल करेंगे एंड आपका इंटरव्यू जल्द से जल्द कंप्लीट करवा के ले लेंगे। जब किसी भी कंपनी को पता होता है कि आपका लास्ट वर्किंग डे नजदीक आ रहा है, तो आपकी वो इंटरव्यू की प्रोसेस 1 या तो 2 दिन में ही खत्म करते हैं, वो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते उसमें। और जल्द से जल्द अगर आपके टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाते हैं तो आपको ज्यादा पैकेज देके आपके उनकी तरफ ज्वाइन करने को बोल देंगे। तो ऐसे रहती है काउंटर वाली ऑफर वाली प्रोसेस। ये सारी प्रोसेस स्टार्ट टू एंड रहती है। एंड अगर कंसिडर कर लो आपके पास 2-3 ऑफर लेटर हो गए, तो आपको जिस कंपनी को कंफर्टेबल लग रहा है उस कंपनी को कंफर्मेशन देना होता है कि आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर द ज्वाइनिंग एक्टिविटी ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। दैट्स इट। तो ये एंड टू एंड प्रोसेस। अभी सिर्फ एक पार्ट बाकी है, वो है प्री ज्वाइनिंग या तो ज्वाइनिंग एक्टिविटीज, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जहां पे आप लोगों को पूछे जाएंगे कुछ फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप लोगों को कुछ फॉर्म्स वगैरह दे दिए जाएंगे जहां पे आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन फिल करके देनी होती है। तो वहां पे अगर आपको किसी ने, ठीक है, फॉर्म 16 के बारे में पूछा, अभी याद रखना कौन सी चीजों का आंसर क्या देना है। किसी को भी फॉर्म 16 के बारे में पूछा कि हाँ आपका फॉर्म 16 क्यों नहीं है, हमने तो सबमिट नहीं किया, तो अगर उन्होंने पूछा कि फॉर्म 16 क्यों नहीं, तो सिंपली आंसर क्या देना है, सी इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन my salary is not coming under the salary was not coming under the taxable income, so my company has not provided any form 16 to me. If you want more information you can contact to my company. क्योंकि फॉर्म 16 जनरेट करने का काम कंपनी का रहता है, तो कंपनी ने जनरेट किया नहीं किया आप कंपनी से पूछो, मेरा काम वो नहीं है। सिर्फ मुझे इतना पता है मेरे सैलरी टैक्सेबल इनकम में नहीं थी तो मुझे फॉर्म 16 नहीं मिला है कंपनी के साइड से। आपको उसके बारे में, या तो पीएफ अकाउंट क्यों नहीं है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मेरे पास फॉर्म 16 नहीं है, बात खत्म। तो एचआर ये भी नहीं बोल सकते, या तो कोई भी टेक्निकल मतलब जो वेरिफिकेशन टीम के मेंबर रहते वे ऐसे नहीं बोल सकते कि फॉर्म 16 आपने तो पहले हाँ बोला था अभी ना बोल रहे, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है, इतना याद रखना। प्रांजल कैमरा ऑफ करना है। ओके, तो सिंपली प्रोसेस क्या है, सिर्फ आपको फॉर्म 16 के बारे में पूछा तो उस एचआर को या तो जो पर्सन आपको डिस्कस कर रहा है उसके बारे में उसको इतना बोल देना, मेरा जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था वहां पे मेरी सैलरी टैक्सेबल इनकम में नहीं थी, क्योंकि हम लोग 7 लाख से कम ही पैकेज दिखाते। अगर 7 लाख के ऊपर पैकेज दिखा जाता है तो आपका फॉर्म 16 जनरेट करना पड़ता है, वो मैंडेटरी हो जाता है, टैक्सेबल इनकम में आपका पैकेज चला जाता है। तो हम लोग इसीलिए 7 लाख से कम पैकेज दिखाएंगे जो कंपनी के बजट में भी रहेगा और वहां पे ये चीजें मैटर नहीं करेगी। तो सिंपली बोल देना है सैलरी टैक्सेबल इनकम में नहीं थी तो फॉर्म 16 मुझे कंपनी से नहीं मिला है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे कंपनी को कांटेक्ट करो, मेल करना है मेल करो, कॉल करना है कॉल करो, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कर लो, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा काम नहीं है, वो प्रीवियस कंपनी का काम है, वो देख लेंगे, बात खत्म हो जाती है। रही बात पीएफ की, अगर किसी कंपनी ने बोला कि आपका पीएफ अकाउंट है या नहीं, जिसका होगा जिसका नहीं होगा सबको बोलना है नहीं है पीएफ अकाउंट। क्या बोलना है, पीएफ अकाउंट नहीं है। तो वो क्या करते, आपका नया पीएफ अकाउंट क्रिएट करने जाते। तो अभी जिसका आज तक पीएफ अकाउंट ही नहीं है उसका नया क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी नॉन टेक्निकल फील्ड में जॉब किया है, किसी का पीएफ अकाउंट 1 है 2 है 3 है या तो 2-4 कंपनी में भी काम किया, तो भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ देखो जब वो नया पीएफ अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे तो उनके मिलेगा आपका ये नंबर, यूएएन नंबर मिल जाएगा उनको। एंड यूएएन नंबर के अंडर ये मल्टीपल पीएफ अकाउंट होते हैं, इतना याद रखो।
एक होगा तो एक, दो होगा तो दो, तीन हो गए तो तीन। ये पीएफ अकाउंट जो रहते हैं एक यूएन नंबर के अंडर क्रिएट किए जाते हैं, तो उनको सिर्फ ये नंबर मिलता है, इसकी हिस्ट्री कभी भी नहीं मिलती है, इतना याद रखना। ऐसी सिर्फ लिमिटेड कंपनीज है 8-10, जो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी वगैरह, ये क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि हमें यूएन नंबर लॉग इन करके उसका सारा प्रूफ दिखाओ हमारे सामने। तो ये कंपनी में हम लोग प्रोसीड ही नहीं करते, तो वो चीजें आती ही नहीं। बाकी कोई भी कंपनी आप लोगों को वो मैंडेटरी नहीं करती, और वो लोग आपका पीएफ का हिस्ट्री नहीं देख सकते कि आपका पीएफ अकाउंट कौन से कंपनी ने निकाला था, कब निकाला था, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें बैलेंस कितना है, कोई भी चीज उनको एक्सेसिबल नहीं रहती, क्योंकि पीएफ एक कंपनी सिर्फ क्रिएट करने के लिए डिमांड करती है गवर्नमेंट साइड को, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना, पीएफ एक गवर्नमेंट स्कीम है, ये एम्प्लॉय का पर्सनल पार्ट है, जिसमें कंपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकती, वो सिर्फ आपका अकाउंट क्रिएट करके देती। तो कभी भी कोई भी कंपनी आपका पीएफ का हिस्ट्री नहीं देख सकती, उनको वो अथॉरिटी नहीं रहती। और इवन किसी कंपनी ने आपका यूएन नंबर लॉगिन करने की कोशिश भी की, तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हो। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा एम्प्लॉय अथॉरिटी लॉज के हिसाब से हम लोग सेफ एंड सिक्योर है कि हम लोग यूएन नंबर की हिस्ट्री कंपनीज को लॉग इन करने के लिए नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है जो आपको डिमांड करती ही रहती है, इसीलिए। दैट्स इट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैं क्या बता रहा था पीएफ के बारे में। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप लोगों को पीएफ की। चलो कंसिडर कर लो, किसी कंपनी ने किसी ना किसी तरीके से इलीगल तरीके से आपको पीएफ का हिस्ट्री देख ही दी। अभी क्या करना है, आपका पीएफ अकाउंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने 1 साल काम किया है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल काम किया है, एंड आपका जो एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपीरियंस लगाया है 2020 से टिल डेट, ठीक है, 3 साल का अगर आपने एक्सपीरियंस लगाया, लेकिन बीच में आपका पीएफ अकाउंट, आपने नॉन टेक्निकल में जॉब किया है, कब जॉब किया है, 2021 से 2022 के बीच में, ये 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का आपका ऐसा नॉन टेक्निकल जॉब भी था। आपने यहाँ का एक्सपीरियंस लगाया है इतना, एंड आपका ये नॉन टेक्निकल जॉब उसी ड्यूरेशन के बीच में था, इसलिए क्या हो रहा है, पीएफ बीच में आ रहा है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बताएंगे अभी, मेरा प्रीवियस कंपनी में पीएफ अकाउंट नहीं था। क्या बताने वाले हैं, अच्छी तरह से सुन लो, मैं क्या बता रहा हूँ पीएफ के बारे में, वापस किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, मैं पहले ही एंड टू एंड क्लियरिटी दे रहा हूँ। वापस ये मत बोलना कि सर आपने बताया था, मेरा ध्यान नहीं था, या तो मुझे सुनाई नहीं दिया, या तो मेरा नेटवर्क इशू था, या तो वापस रिपीट करो, या तो ये चीजें हो गई, मैं सेशन ही अटेंड नहीं किया। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एंड टू एंड चीजें बता रहा हूँ, अच्छी तरह से फॉलो करो। ये कोई भी आपको नहीं बताने वाला, कोई भी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, आपके लिए मैं फायदे के लिए चीजें बता रहा हूँ कि आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो। तो अगर आपका पीएफ का हिस्ट्री ट्रांजैक्शन जो है वो क्लैश हो रहा है अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका एक्सपीरियंस एंड नॉन टेक्निकल जॉब, ये दोनों की वजह से या तो पीएफ की वजह से क्लैशेस हो रहे हैं, टेंशन लेना नहीं है, आपका कुछ भी इशू नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपके पास वैलिड रीजन रहेगा। क्या बताना है, देखो सिंपली क्या बताओगे, प्रीवियस जो एक्सपीरियंस लगाया है, मतलब उस कंपनी में मुझे पीएफ अकाउंट नहीं था, ठीक है, क्या बोलना है, मुझे प्रीवियस कंपनी में पीएफ अकाउंट नहीं था। हाँ, बट कोविड के ड्यूरेशन में, क्या बताना है अच्छी तरह सुन लो, कोविड के ड्यूरेशन में मैंने कुछ 2-3 पार्ट टाइम जॉब किए थे। क्या बताना है, मून लाइटिंग किया था। मून लाइटिंग मतलब क्या रहता है, पार्ट टाइम जॉब किया था आप लोगों ने। ऐसे उस एचआर को, या तो जो कोई पर्सन आपको पूछ रहा है कि आपका पीएफ अकाउंट तो दिख रहा है ऑलरेडी जनरेटेड, 1 साल का हिस्ट्री है वहां पे, ऐसे वगैरह किसी ने बोल भी दिया, तो अभी उनको ये बोलना है, कोविड के ड्यूरेशन में मैंने कुछ ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब किए थे। क्योंकि अभी भी मतलब मेरा कंपनी का जॉब तो पार्ट ऑनलाइन नहीं था, फुल टाइम था, लेकिन ऑनलाइन था। तो साइड बाय साइड मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की वजह से मैंने क्या किया, मुझे कुछ ऑनलाइन 2-3 पार्ट टाइम जॉब मिले थे, तो मैंने वहां पे भी पार्ट टाइम जॉब किया। और सिनारियो क्या है, एज पर द इंडियन लॉ, गवर्नमेंट लॉ, एम्प्लॉय लॉ के हिसाब से
आपका एट अ टाइम सिर्फ एक ही पीएफ अकाउंट चलना चाहिए। आप एट अ टाइम 2 पीएफ अकाउंट नहीं चला सकते। मतलब एक महीने में एक ही कंपनी से आपको पीएफ मिलना चाहिए एज पर द एम्प्लॉय लॉ। दो कंपनी से पीएफ नहीं मिलना चाहिए, तो ये डबल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है। मतलब अगर आपको एक कंपनी, आप 2 जॉब कर रहे हो, एक कंपनी पीएफ दे रही है एंड एक कंपनी नहीं दे रही, आपका वो जॉब एक्सेप्टेबल रहता है और इसको पार्ट टाइम जॉब कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिन जिन लोगों के पास पीएफ अकाउंट 1 है, 2 है, या तो यूएन नंबर भी पुराने टाइम पे मल्टीपल जनरेट होते थे, 2 यूएन नंबर है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, पीएफ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन करते बैठना नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग आपको पहले ही बोल देते क्लासेस करने से पहले कि मत करो क्लास। प्रोसेस जो है सक्सेसफुल होती है, किसी में वो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आता है। सिर्फ आप लोगों को टैकल करना आना चाहिए, आंसर देना आना चाहिए। नहीं तो कोई क्वेश्चन पूछा वहां पे अटक अटक के ऐसे हड़बड़ी में जाती है, अभी इसका आंसर क्या दो, ये ऐसा नहीं करना। जो है वो सीधा सीधा बोलना है कि कोविड के ड्यूरेशन में मैंने पार्ट टाइम 2-3 जॉब किए थे, तो वहां पे पीएफ अकाउंट जनरेट हुआ होगा, तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, बिकॉज उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। वो पार्ट टाइम जो जॉब किया था उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, उस कंपनी ने, मैंने सिर्फ पार्ट टाइम जॉब किया था फाइनेंशियल नीड की वजह से। तो अगर उन्होंने पीएफ वगैरह प्रोवाइड किया है तो उसके बारे में भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में तो पीएफ नहीं था थर्ड पार्टी कंपनी में, क्योंकि थर्ड पार्टी का पीएफ अकाउंट नहीं होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो जिन जिन लोगों के पीएफ अकाउंट है, ये दिमाग में से हटा दो कि आपका पीएफ प्रॉब्लम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ जो कंपनीज को आपको बोला है अवॉइड करने के लिए, उन कंपनीज को अवॉइड करो, बात खत्म। तो ऐसा सिनारियो है। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है जिसका पीएफ अकाउंट है उन लोगों को। फॉर्म 16 नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंडेटरी नहीं होता है। किसी एचआर ने बोल भी दिया कि फॉर्म 16 आपको मैंडेटरी सबमिट करना ही होगा, उसको बोलना है कि आप मेरे कंपनी का कॉन्टेक्ट करो, वो बता देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, मैं क्या करूं। आपको सिंपली उतना ही बोलना होता है, पीएफ अकाउंट क्रिएट करना कंपनी का काम होता है, फॉर्म 16 जनरेट करना कंपनी का काम होता है, या आपका काम नहीं होता है। तो आपको जिस कंपनी में जाओगे ना, उसमें नया पीएफ अकाउंट क्रिएट करके मिलता है। नया पीएफ अकाउंट क्रिएट करना कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती। इवन हम लोगों ने अगर हर एक कंपनी में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी के लिए, इन फ्यूचर में भी अगर आप हर नई कंपनी ज्वाइन करोगे एंड हर एक कंपनी में आप अगर बोल देते हो कि मुझे नया पीएफ अकाउंट चाहिए, कंपनी को क्रिएट करके देना पड़ता है, बिकॉज ये एम्प्लॉयज को अथॉरिटी रहती है, दे कैन डिमांड फॉर द न्यू पीएफ अकाउंट। बिकॉज कितने भी पीएफ अकाउंट भी जनरेट हो जाते हैं तो वो एक ही यूएन नंबर के अंडर आ जाते हैं। क्या होता है, वो एक ही यूएन नंबर के अंडर आ जाते हैं। तो सारा हर एक कंपनी में भी नया पीएफ अकाउंट जनरेट हुआ और उसमें कितने भी पैसे डाले हर मंथली, तो भी वो एक ही यूएन नंबर के अंडर आ जाते हैं। तो आपका सारा का सारा पैसा उसी यूएन नंबर के अंडर ही रहता है। आपके किसी भी पुराने अकाउंट के पैसे निकालने की जरूरत नहीं होती है, पीएफ अकाउंट क्लोज नहीं होता है, इतना याद रखना। तो ये सारी चीजें, तो आपको फॉर्म 16 पीएफ की वगैरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रही बात बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, रही बात बैंक स्टेटमेंट की, तो अगर किसी कंपनी ने आपको 3 या तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट पूछा है, तो पहले उसको टैकल करने की कोशिश करो। कैसे टैकल करोगे, सिंपली उसको बोलना है कि हाउ कैन आई शेयर माय पर्सनल इंफॉर्मेशन विद यू। सीधा एचआर को क्वेश्चन करो कि मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूं और कैसे शेयर करूं, क्या जरूरत है उसकी शेयर करने की, क्योंकि उसमें मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरे सेविंग्स रहेंगे या तो पर्सनल ट्रांजेक्शन रहेंगे, जिसको ट्रांजेक्शन किए हैं उनके भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह रहेगी। तो मैं मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्क्लोज क्यों करूं, ये टोटली प्राइवेसी रिलेटेड थिंग्स, तो मैं नहीं शेयर कर सकता। ऐसे उस एचआर को पहले बोलो, टैकल करो। कुछ एचआर लोग आपको एडजस्ट करेंगे, वो लोग आपकी सुन के लेंगे, वो बैंक स्टेटमेंट को मैंडेटरी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो आपको बोलेगी कि नहीं, 3 या तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। अगर ऐसे किसी कंपनी ने आपको डिमांड किया, तो इतना याद रखना, बैंक स्टेटमेंट ये आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कंपनी के साइड से नहीं मिलता है। तो बैंक स्टेटमेंट टोटली आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट आता है। तो अगर आपको ये बैंक स्टेटमेंट बना के चाहिए तो उसके लिए अलग से चार्जेस लगते हैं। ये पहले ही क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को पता होगा नहीं होगा इसके बारे में आइडिया है, मुझे पता नहीं, मेरा काम है इन डिटेल में सारी चीजें बताना। तो अगर आपको किसी ने भी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का या तो 6 महीने का पूछा,
तो उसके लिए चार्जेस अलग से रहते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट टीम को कांटेक्ट करना है, तो डॉक्यूमेंट टीम आगे की टीम का आपको नंबर प्रोवाइड करेगी। तो उस टाइम पे अगर 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट बना के लेते हो तो उसके लिए 3000 रुपीज चार्जेस रहते हैं। एंड अगर आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट बना के लेते हो तो उसके लिए 5000 रुपीज चार्जेस रहते हैं। ये भी पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये आपका एक्सपीरियंस लेटर के जो चार्जेस है उसमें नहीं आता है। बैंक स्टेटमेंट टोटली आपकी पर्सनल चीज है, वो स्पेसिफिक सिनारियो उसके चार्जेस अलग है। तो किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा मैंडेटरी किया तभी देना है, अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, उसको टैकल करो। मैं हर एक स्टूडेंट को तो यही सजेशन देता हूँ कि पहले टैकल करने की कोशिश करो। एचआर को रिक्वेस्ट करो या तो उसको बोलो कि मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता ऐसे तैसे। लेकिन कुछ कुछ कंपनी की पॉलिसी ऐसी रहती है कि वो 3 महीने का या तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट पूछती ही है। तो अगर उन्होंने पूछा तो वो बना के लेना पड़ता है, तो उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ऐसा सिनेरियो है बैंक स्टेटमेंट का। चलो, रेयर कंडीशन में अगर एक आधी कोई कंपनी आपको ऐसी मिल गई कि मुझे बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन दिखाओ, उस कंपनी को प्रोसेस करना नहीं। पहले ही क्लियर कर रहा हूं, कोई कंपनी ने अगर आपको बोला कि बैंक स्टेटमेंट आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा, उस कंपनी को कोई भी प्रोसेस मत करना। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं जो चीजें बता रहा हूँ अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना, कहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, किसको क्या आंसर देना है, अच्छी तरह से आना चाहिए। एंड ये सारी चीजें होने के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है, आपका जॉब चालू हो जाता है, आपके स्पेसिफिक नॉर्मल डे चालू हो जाती है। सिर्फ कंपनी में एंटर करने तक की ये प्रोसेस होती है। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की? फर्स्ट, इंटरव्यू शेड्यूलिंग प्रोसेस, देन टेक्निकल राउंड कैसे मैनेज करना है, देन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट टीम को कांटेक्ट करना है, देन आप लोगों का डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद सैलरी डिस्कशन राउंड हो जाएगा। सैलरी डिस्कशन राउंड के बाद आप लोगों को ऑफर लेटर मिलेगा। ऑफर लेटर मिलने के बाद रिव्यू करना है एंड देन रेजिग्नेशन मेल प्रोसेस करना है। रेजिग्नेशन मेल डालने के बाद आपको काउंटर ऑफर वाली प्रोसेस करनी है। एंड काउंटर ऑफर होने के बाद किसी भी एक कंपनी को कंफर्मेशन देके वहां पे ज्वाइनिंग एक्टिविटीज कंप्लीट करनी। इतनी सारी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली। तो ये प्रोसेस थी स्टार्ट टू एंड, एज इट इज फॉलो करती है। कहीं पे भी कुछ अपना अलग सा दिमाग यूज नहीं करना है। हमारे लैंग्वेज में, मतलब हम लोग हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं अमरीश पुरी दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। खुद का ही कुछ अलग ही फॉलो कर रहे हो, खुद के नॉलेज के हिसाब से, खुद की अलग, किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था ये करके देखो, वो करके देखो, वो अलग ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना। प्रोसेस आप लोगों को पता नहीं होती है, आपने दिमाग का कुछ अलग करने जाओगे, बाद में जाके स्टक हो जाओगे, फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो अपना दिमाग अलग से कुछ यूज करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करो, दैट्स इट। क्लियर टू एवरीवन? तो अभी जो कुछ प्रोसेस है हम लोगों ने कंप्लीट की है। इस प्रोसेस में किसी को भी कुछ भी डाउट रहेगा तो आप अभी क्या कर सकते हो, सिंपली हैंड रेज कर सकते हो। आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो कोई भी डाउट होगा अभी पूछ सकते हो। तो हैंड रेज करना है, जिसका नाम कॉल किया जाएगा वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट, यश। So what is knowledge transfer? केटी। नॉलेज ट्रांसफर मतलब सिंपल, केटी रहती है। कैसा अगर कैसा प्रोसेस? सिनेरियो क्या है, आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो तो आपको केटी देनी पड़ती है ना। मतलब आपको कोई ना कोई कंपनी का कोई मेंबर रहेगा या तो टीम का कोई मेंबर रहेगा, उनके एप्लीकेशन के बारे में, उनकी प्रोसेस के बारे में केटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। दैट्स इट। ओके, अनिकेत। हॅलो सर, मी करंट आता MNC मध्ये काम करतोय. मग मी त्याचे डॉक्युमेंट बघा. चालेल ना, जर आयटी कंपनी असेल तुझी स्वतः, तू जिथे IT च काम आहे. करतो ती, हा, आणि तुझं IT. डेजिग्नेशन पण टेक्निकल असेल ना तर यूज कर बिंदास. हा, डेझिग्नेशन सॉफ्टवेअर इंजिनियर शो करते. ओके, चालेल, यूज करू शकतो बिंदास. आणि ते मला विचारत होतं, ते UN नंबर त्यांनी जर विचारलं तर कसं सांगायचं त्यांना? यूएन नंबर, आता तू जर तेच यूज करणार असेल ना, तुझं करंट एक्सपिरियन्स, तर बिंदास दिला तरी चालेल. कारण की UN नंबर शो होत नाही सॅलरी स्लिपवर. नाही होत तर याच्याकडून भेटेल तुला, किंवा तुला नाही भेटला तर EPFO पोर्टलला जा आणि फॉरगेट यूएन कर, तुला दुसरा मोबाईल नंबर वगैरे टाकून यूएन नंबर भेटून जाईल, किंवा PF अकाउंट नंबर टाकून यूएन नंबर पण भेटून जाईल. चालते सर, ओके ओके, थँक्यू सर. शुभ. येस सर. ऍक्च्युली सर, जेव्हा आपण इंटरव्ह्यू देतो तेव्हा 1-2 राऊंड नंतर ते बोलतात सर की ऍक्च्युली द पोझिशन वॉज ऑन होल्ड,
मीनवाईल यू कॅन त्यावेळेस काय होतं बघा, म्हणजे पोझिशन होल्डवर का जातात, कारण की सिनारिओ असा असतो की ओपनिंग असतात काही काही ठिकाणी, फॉर एक्झाम्पल 15 असतात, ठीक आहे. 15 पैकी जर 10 एम्प्लॉईज त्यांनी कंप्लीट केले, बट आणि त्यांचं त्या ठिकाणी बजेटचे काही इश्यू आले, किंवा सध्या बोलले की नाही सध्या 10 वर्ष आपल्याला स्टार्टिंग करायचं, असं जर बोलले गेलं, तर मग रिमेनिंग जे 5 लोक असतात ना, त्यांच्या पोझिशन होल्डवर जातात, त्यांना होल्डवर ठेवलं जातं, आणि त्यांना काही दिवसानंतर कॉन्टॅक्ट केला जाऊ शकतो, बट त्याचे चान्सेस कमी असतात. जर असं आपल्याला कोणी बोललं की हा सध्या तुमची पोझिशन होल्डवर आहे, तर त्याचा बिलकुलही वेट करायचा नाही, बाकीच्या इंटरव्ह्यूवर फोकस करायचा, बिकॉज तिथे ती कंपनीची प्रोसेस आहे, आपण त्याच्यामध्ये काहीही करू शकत नाही. अच्छा. आणि सर माझ्या लास्ट इंटरव्ह्यू मध्ये सर माझे सर्व राऊंड क्लिअर झाले आणि त्यांनी सॅलरी डिस्कस पण केलं, बट त्या HR रिक्रुटरने मला सांगितलं की तुझा परफॉर्मन्स चांगला आहे, तर मी तुझं पॅकेज एक्सपेक्टेड 8 होतं, तर मी 10 करते. तर मी सर एक्सपेक्टेड 10 सांगितलं, आणि त्यानंतर 2 वीक नंतर त्यांनी सांगितलं की त्यांनी दुसऱ्या कॅन्डिडेटला सिलेक्ट केलं. मग सिंपल सिनारिओ असं आहे की त्यांना आता त्यांच्यामध्ये त्यांनी दुसरा कॅन्डिडेटला सिलेक्ट केलं, ठीक आहे, परफॉर्मन्स चांगला आहे असं HR बोललाय, तर HR ला कॉल करून तू विचारायला पाहिजे, तू असं असं बोलला होता तरी पण माझं सिलेक्शन झालं नाही, मला HR कडून असा फीडबॅक भेटला होता, एक मेल टाकून द्यायचा होता अशा ठिकाणी. कारण की काय होतं कधी कधी कंपनीमध्ये की बोलताना बोलतात की बाबा हा आमच्या बजेटमध्ये आहे वगैरे, पण तेवढाच एक्सपिरियन्स वाला कॅन्डिडेट कमी पॅकेज मध्ये जर भेटत असेल तर फायदा कोणाचा आहे या ठिकाणी? कंपनीचा. कंपनी क्लायंट कडून 10 लाख घेणार, कॅन्डिडेटला 7 लाख देणार, असं होतं. मग 3 लाख फायदा कोणाचा आहे? कंपनीचा. कंपनी अशा वेळेस कमी पॅकेज मधले एम्प्लॉईजला उचलून घेते. सर म्हणजे रिजेक्ट कुठे झालो आपण? परफॉर्मन्स मध्ये नाही, मग तिथे पण नाही, तिथे आपण एक लक फॅक्टर समजायचा आपला. पण अशा वेळेस काय करायचं? याच्यावर तुला बोलला होता की तुझा परफॉर्मन्स चांगला आहे, राईट? अशा वेळेस मेल टाकून द्यायचं. जेवढ्या त्या कंपनीमधल्या लोकांचे मेल आयडी आपल्याकडे आहे त्या मेलवर एक मेल करून द्यायचा की ऍज पर डिस्कशन और ऍज पर इन लाईक सॅलरी डिस्कशन राउंड, HR said that your performance is very good and you will get this much of amount or that much of amount in offer letter, and you will get offer letter within 2 days 3 days, but after 1 week HR is saying that simply ki we got another candidate and we are continuing with them or we are proceeding with that candidate only, so can you give me the clarification on the same. असं त्या HR ला आपल्याला एक मेल करावं लागतं, म्हणजे HR ला पण तिथे उत्तर देणं गरजेचं असतं. ठीक आहे, तर एक प्रोफेशनल मेल टाकायचा. आपण कधी पण कोणत्याही पर्सनला कंपनीच्या एक प्रोफेशनल मेल करू शकतो क्लॅरिफिकेशन साठी. तर तुला असं क्लॅरिफिकेशन नसेल भेटत ना, बिंदास मेल करून दे. जेवढे लोकांचा मेल आयडी आहे त्या कंपनीच्या तेवढ्या सगळ्यांना तू CC मध्ये मेन्शन करून द्यायचं. ऍक्च्युली मी कॉल केला होता त्यांना. हा, कॉल तर करावाच लागतो, तर ती गोष्ट वेगळी, पण क्लॅरिफिकेशन डिटेल मध्ये पाहिजे असेल ना तर एक प्रोफेशनल मेल टाकून द्यायचा, म्हणजे तिथे त्यांना त्या गोष्टींमध्ये उत्तर द्यावी लागतात. ओके सर, थँक्यू. ओके, शिवहरी. सर नोकरीवरती नोटीस पिरियड किती? लेस दॅन 15 डेज ठेवायचा 15 की days 30 or डेज less. ठेवायचा? 15 days or less. 30 days नाही ठेवायचं. ओके. शांतनु. सर मल्टीपल ऑफर्स होने के बाद भी उनको यही बताना है कि मेरे पास एक ही ऑफर है. यस, आप मल्टीपल ऑफर बताओगे तो सिनेरियो क्या होगा, कंपनी वाला क्या सोचेगा, इसके पास 2-2 3-3 ऑफर है, फिर भी ये 4th ऑफर निकल रहा है, तो ये हमारी ऑफर भी लेके और भी ऑफर बढ़ाएगा ना. हाँ सर, वो जानबूझ के पूछते कि आपके पास कितने ऑफर है ऐसे. एक ही है बोलने का. ठीक है सर, और एक बात पूछनी थी कि वो वेरीफाई कैसे करते हैं कि ऑफर्स ये रियल ऑफर है या नहीं है? ऑफर उनके लेटर पास पे ऐसे तो वो हर एक कंपनी में कांटेक्ट किया जाता है. आप जिस कंपनी का ऑफर लेटर भेजते हो ना उनको, हाँ. तो उस कंपनी के एक प्रोफेशनल मेल आईडी के ऊपर उनकी साइड से भी मेल जाता है कि हाँ ये आपका ऑफर है क्या, या तो HR को कंफर्मेशन कॉल किया जाता है. वेरीफाई होता ही है, बिफोर ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो आफ्टर ज्वाइनिंग होता ही है, लेकिन वेरिफिकेशन उसका होता ही है. आप फेक ऑफर लेटर दिखा के क्रॉस काउंटर नहीं कर सकते. ठीक है, तो ऐसे मतलब पहले टाइम पे थोड़ा बहुत एडजस्ट होता था चीजें, लेकिन HR लोग भी बहुत होशियार हो गए कि उनको पता होता है कि कुछ कुछ कैंडिडेट फेक ऑफर लेटर दिखा के ऑफर निकालते हैं, तो इसलिए अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस भी वैसे ही चलती है कि अगर आपने कोई ऑफर लेटर सबमिट भी किया तो उसको वेरीफाई किया जाता है. ठीक है, संतोष. तर ते ऑनलाईन पासबुक दाखवायचं ते कसं कळणार की हे ऑनलाईन आपल्याला पासबुक मागू शकतात? कारण की आपण काही डॉक्युमेंट कडून घेणार आणि सगळे डॉक्युमेंट मॅन्डेटरी असतात असं नाही. तर त्यावेळेस नाही मग बिफोर जॉईनिंग, म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं सॅलरी डिस्कशन वगैरे होऊन जाईल ना, त्याच्यानंतर मग ते मागतात जर त्यांना गरज असेल तर. अच्छा, सॅलरी डिस्कशन नंतर मागतात का ते? हो, अगोदर नाही लागत. ठीक आहे.
ठीक. अजून कोणाला काही डाऊट? सूरज. येस सर, मला विचारायचं होतं की एखाद्या MNC कंपनीत जर फ्रेशर म्हणून आपण अप्लाय केलं हम्म. तर आपण इंटर्नशिप लावू शकतो का त्याच्यामध्ये? लावू शकतो ना, काय प्रॉब्लेम. ओके, थँक्यू. चलो लास्ट 2 मिनिट्स. संतोष. आपल्याला ऑफर लेटर जॉईनिंग डेटला देणार आहे ना? काही मग कंपनी आपण जॉईनिंग कसं- डेटला देतात, काही कंपनी सॅलरी डिस्कशन राऊंड झाल्यावर लगेच देतात 1-2 दिवसामध्ये. थँक्यू. स्वप्नील. सर ते आपण म्हणजे आता आपल्या करंट कंपनीने PF अकाउंट काढला नाही म्हणजे याचा अर्थ UN जनरेट केला नाही असं होतो का? यस, कारण की ज्यावेळेस UN जर नवीन PF काढायचं असेल ना, त्याच्यासाठी UN नंबर जनरेट करावा लागतो. ओके, मग ते म्हणजे ते विचारतील ना क्रॉस कनेक्शन म्हणजे क्रॉस क्वेश्चन की मग तुमचं UN जनरेट आहे म्हणतात तुम्ही कुठं जर काम केलं. हा, मग पार्ट टाइम जॉब केलाय सांगू शकतो ना, तो तिथे जनरेट झाला असेल, पण माझ्याकडे काही त्याचं डॉक्युमेंट नाही, एवढं सांगून द्यायचंय तुला. ओके, मग ते आपण म्हणजे आपण कॉलेजला असताना जॉब केला पार्ट टाइम म्हणलं चालेल का? कधी पण सांगितलं तरी चालेल. तू कॉलेजला असताना केलंय असं सांगितलं तरी चालतं, किंवा तू कोविड मध्ये पार्ट टाइम जॉब केलेत, कारण की कोविड मध्ये सगळ्या गोष्टी ऑनलाईनच होत्या, बरोबर. तर तिथे पण पार्ट टाइम जॉब केलेत हे पण सांगू शकतो. एक जॉब केलंय किंवा मल्टिपल जॉब केलेत हे पण सांगू शकतो. तिथे काहीही इश्यू नसतात. ओके, पण UN म्हणजे UN कोणत्या टाइमला जनरेट झालं ते दिसत नाही त्यांना, फक्त जनरेट आहे एवढं दिसत. यस, जनरेटेड आहे एवढं दिसतं. ओके, थँक्यू. निवेदिता. तर एक्सपिरियन्स असा जास्त वगैरे करायचा असला तर वेलोसिटीला असं आधी सांगावं लागतं का? नाही, की काही गरज नाही. ऍट अ टाइम ऑफ experience. डॉक्युमेंटेशनच तुम्ही वाढवलं तरी चालेल तुमच्या साईडने. अच्छा, आता 2 वर्षाचा लावलाय, तुम्हाला 2.5 वर्षाचा करायचा आहे, करून टाका, काही प्रॉब्लेम नाही. अच्छा, ठीक आहे. ओके ओके, चालेल. सुयश. सुयश अनम्यूट करायचं आहे. क्वेश्चन असेल तर अनम्यूट कर. संतोष. थर्ड पार्टी म्हणजे रिझ्यूम वाली कंपनी आम्ही गुगलवर सर्च केली, मेटस्केल वगैरे, ती टाकली रिझ्यूम मध्ये, ठीक आहे. आणि थर्ड पार्टी कंपनी मग कोणती टाकायची आता? ज्यावेळेस ऍट द टाइम ऑफ डॉक्युमेंटेशनचा मेल येईल ना, त्यावेळेस डॉक्युमेंट टीमला कॉन्टॅक्ट करायचा. मग डॉक्युमेंट टीम काय करते, तुम्हाला थर्ड पार्टीची इन्फॉर्मेशन वगैरे प्रोव्हाइड करते. 2-3 थर्ड पार्टी देतील, ते त्यातली कोणती पण एक सिलेक्ट करायची. ठीक आहे. थँक्यू. सुयश. हॅलो सर. सर जर त्यांनी विचारलं तुमचं PF अकाउंट का नव्हतं म्हणून, मग काय सांगायचं? कंपनीची पॉलिसी, कंपनीच्या हातामध्ये असं PF काढायचं की नाही, तुम्ही कंपनीला विचारा म्हणायचं. त्यांनी नाही प्रोव्हाइड केला तर त्याला मी काही करू शकत नाही ना. ओके ओके, ठीक आहे सर, थँक्यू. ठीक आहे. सागर. हॅलो सर, म्हणजे शेवटपर्यंत थर्ड पार्टी कंपनी रिव्हीलच नाही टेक्निकल करायची. राऊंड क्लिअर होईपर्यंत थर्ड पार्टी डिस्क्लोज करायची नाही. टेक्निकल राऊंड म्हणजे किती सर? 1, 2, 3? टेक्निकल राऊंड जोपर्यंत डॉक्युमेंटेशन साठी मेल येत नाही तोपर्यंत डिस्क्लोज करायचे नाही. अच्छा, ठीक आहे. एकच मिनिट फक्त, मला कॉल येतोय, एकच मिनिट. हा, बोली. म्हणजे थर्ड पार्टी आपल्याला ते कधीपर्यंत आपल्याला म्हणजे आता माहित असेल का नाही थर्ड पार्टी आपली कोणती आता कंपनी? गरजच नाही तुला, मग थर्ड पार्टीच्या नावाची गरजच नाही. ज्यावेळेस तुझा इंटरव्ह्यू शेड्यूल होण्यासाठी तुला रिझ्यूमची कंपनी सांगायची, टेक्निकल राऊंड्स मध्ये पण रिझ्यूमची कंपनी सांगायची. टेक्निकल राऊंड क्लिअर झाल्याच्या नंतर ज्यावेळेस तुला डॉक्युमेंट साठी मेल येईल ना, त्यावेळेस तुला थर्ड पार्टी लागणार आहे, बरोबर. मग त्यावेळेस डॉक्युमेंट टीमला कॉन्टॅक्ट करायचा, तुला थर्ड पार्टीचं नाव पण भेटलं जाईल, डॉक्युमेंट पण भेटले जातील, झालं. ओके, आणि सर समजा त्यांनी फोर्स केला, नाही मला तुझं थर्ड पार्टीचं नाव सांग, तर मग? पण तू सांगतच नाही ना अगोदर की थर्ड पार्टी पेरोलवर आहे, मग कसे विचारतील ते? हा,
बरोबर. आपण काय सांगतोय, रिझ्युमरच्या कंपनीसाठीच काम करतोय, त्याच कंपनीचे सगळे प्रोसेस आहे. हे अगोदर आपण सांगतो की नाही, इथे कोणीही तुला फोर्स करणार नाही की थर्ड पार्टीज काय आणि थर्ड पार्टी पेरोलचे काय नाही. फक्त क्रॉस क्वेश्चन आहे. इंटरव्ह्यू शेड्यूल करताना याच्यावर 2-3 वेळा विचारतो की तुम्ही ऑन रोललाच आहात का, थर्ड पार्टी पेरोलला आहात का, असं थोडंफार विचारलं जातं. बट तिथे फक्त आणि फक्त रिझ्युमच्या कंपनीचं नाव सांगायचं, झालं. प्रोसेस एकदा फक्त फॉलो करून बघ, तुला ऑटोमॅटिकली समजेल, कोणी काही विचारत बसत नाही. नॉर्मल आहे खूप. ओके सर. ठीक है, ओके. लास्ट किसी कुछ क्वेश्चन है, पूछना है? सूरज. सर लिंक्डइन मध्ये प्रोफाईल बनवताना ती क्लायंट कंपनीच टाकायची ना? येस, रिझ्युमर इकडे जे आहे तिकडेच ती टाकणार ना, इथे वेगळी तिथे वेगळी कसे चालेल? नाही, पण कारण की क्लायंट कंपनीचे एचआर ने अगर तिथं पीपल मध्ये चेक केलं आणि त्याला काही जर आपण फरक पडत दिसलो. नाही, काही फरक पडत नाही. ओके त्याचा टेन्शनच घ्यायचं नाही, बिंदास बनवायचे. ओके, थैंक यू. ठीक है. सो देखिए, अभी सब लोगों को सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब रिज्यूम वाला, नौकरी प्रोफाइल वाला एंड एचआर पार्ट वाला, मतलब स्टार्ट टू एंड प्रोसेस, सारी प्रोसेस बताई है मैंने. अभी आपका काम चालू होने वाला है. आज है 26 सितंबर, 4 दिन है और प्रोफाइल क्रिएट करो, रिज्यूम बनाओ एंड जॉब को 2 तारीख से अप्लाई करना है, क्योंकि 1 तारीख को तो छुट्टी, 1-2 तारीख को तो छुट्टी है आई थिंक सो. 3 तारीख से जॉब्स को अप्लाई करना स्टार्ट करना है. तो जितना ज्यादा आप एफर्ट्स लोगे तभी आप लोगों को उसका आउटपुट मिलेगा. ऐसे ही किसी को आउटपुट नहीं मिलता है दोस्तों. एफर्ट्स लेना बहुत जरूरी है. आप जितना ज्यादा एफर्ट्स लोगे ना, उतना फायदा आपको. लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आपके हाथ में. अभी आप डिसाइड करो आपको क्या करना है. कभी भी किसी भी चीज का डाउट आता है या तो किस चीज के ऊपर, प्रोसेस के बारे में कुछ इशू है, बिंदास मुझे कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको गाइड किया जाएगा. डॉक्यूमेंट टीम को कांटेक्ट करो, वो गाइड करेंगे आपको. हर एक पर्सन गाइड करने के लिए यहाँ पे है. टेक्निकल चीजों के बारे में फैकल्टी को कांटेक्ट करना है, अदर चीजों के बारे में हमें कांटेक्ट करना है. लेकिन बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं रहना है. आप जितना ज्यादा एफर्ट्स लोगे उतने जल्दी हम लोग अपना नया करियर स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन अभी भी 6 महीने भी होके गए हैं, लेकिन अभी भी आइडल स्टेट पे है, पढ़ाई की जरूरत नहीं कर रहे, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे. लाइफ कुछ चेंज नहीं होगा आप लोग का, ना ही खुद का होगा, ना ही अपनी फैमिली का होगा. आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, तो उनका बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो. करंट सिचुएशन में बहुत अच्छे से चल रही है जिंदगी, 2 टाइम 3 टाइम खाने को मिल रहा है, तो उसी में हैप्पी है, ऐसा मत करना. कम से कम 50-60 हजार वाली नौकरी मिलने वाली है आप लोगों को, हर महीने का पगार रहेगा उतना, किसी को भी इतनी इजीली नहीं मिलता. उसके लिए एफर्ट्स लेने होते हैं. तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने एफर्ट्स डालो और अपना जल्द से जल्द नया करियर बनाओ. तो यही सारी चीजें थी मेरे साइड से सारे पार्ट कंप्लीट हो चुका है. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपके जो कुछ डाउट से क्लियर हो गए होंगे. अगर आपका डाउट कोई रह जाता है या तो बाद में कुछ किसी चीज के ऊपर कंफ्यूजन होता है, मैं अवेलेबल हूँ, इतना याद रखना. कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, या तो सर को ये कैसे पूछो, वो कैसे पूछो, टेक्निकल फैकल्टी को कैसे डाउट करना है, दैट्स इट. ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. कभी भी टेक्निकल फैकल्टी को कांटेक्ट करो. मैसेज करना है तो ज्यादातर कॉल करो. क्यों? क्योंकि कभी कभी मैसेज को रिप्लाई लेट आता है, तो अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होता है तो कॉल करना सीख. कॉल करना है तो मोस्टली देखो डे टाइम में, मतलब जनरल टाइम 10-11 बजे के बाद कॉल करना होता है. किसी भी पर्सन को कांटेक्ट करना है तो सुबह 10 बजे तक हर कोई बिजी ही रहता है, या तो पर्सनल टाइम रहता है, या तो किसी को सेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना तो कॉल कर लो अर्ली मॉर्निंग में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना तो 10-11 बजे के बाद कॉल करना सीख लो. शाम में 8-9 बजे तक कोई भी कॉल उठा सकता है. तो ऐसा सिंपल सा सिनारियो. तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ मैं मन से, मतलब यहाँ पे अगर 70 लोग हैं तो एटलीस्ट चलो 20 लोगों का छोड़ देता हूँ, नहीं है सीरियस, लेकिन 50 लोगों के 1 महीने के अंदर दिवाली से पहले हर एक का ऑफर लेटर आना चाहिए. अपनी इस साल की दिवाली अपनी नए जॉब के साथ ही मनानी है, इतना टारगेट रख के चलो. ठीक है, ओके. आप टीम के साथ बात करने वाले थे हमारा स्कूल. हाँ, तो मैंने राहुल सर के साथ डिस्कशन किया. राहुल सर बोले देखता हूँ कोई फैकल्टी अवेलेबल होगी तो आपके ग्रुप के ऊपर अपडेट आ जाएगा. अच्छे, तो वो टेक्निकल चीजें टेक्निकल फैकल्टी देखते. मेरा काम सिर्फ बात करना था, मैंने कर लिया है. उनके हिसाब से वो अरेंज कर देंगे, उसका टेंशन मत लो. सिर्फ फैकल्टी की अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, तो ग्रुप पे अपडेट आ जाएंगे, डोंट वरी. मैं अभी सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों को सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि टेक्निकली तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. अगर नहीं है तो पढ़ाई के ऊपर फोकस करो. ओके, लास्ट प्रशांत, कुछ बोलना है?
सर नवीन टेक्निकल स्किल काय ऍड केलं पाहिजे का? नवीन स्किल्स काही ऍड करायची गरज नाही पडत बघ जास्त, फक्त जेवढे शिकलेत ना तेवढे सगळे असले पाहिजे इन डिटेल मध्ये. नाही सर, आता टॅब्ल्यू वगैरे नवीन आलं ना ते. हा आलेले असतात खूप सारे, पण प्रत्येक एम्प्लॉईकडे त्या गोष्टीचं नॉलेज असतं का मला सांग? नाही, बरोबर. चल तुझ्याकडे नॉलेज जरी आलं तर मग त्यावेळेस तू ऍड करू शकतो, किंवा जर तू बेसिक काही व्हिडिओ वगैरे बघितल्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन घेतली तर रिझ्यूम मध्ये ऍड करून दे, प्रोफाईल मध्ये ऍड करून दे की हा बेसिक नॉलेज अबाउट दिस, बेसिक नॉलेज अबाउट दॅट, डोंट हॅव एक्सपिरियन्स बट नॉलेज तर आहे, हे ऍड करू शकतो ना तो. ओके. दॅट्स इट. युट्यूबच्या 3-4 व्हिडिओ बघितले तर कोणत्या पण एक कन्सेप्टचं बेसिक नॉलेज भेटून जातं. हा, आणि सांगायचं की मला ऑपॉर्च्युनिटी नाही भेटली काम करायची, बट बेसिक नॉलेज तर आहे माझ्याकडे. झालं. ओके. ओके, सो हियर वी आर डन विद ऑल थिंग्स एंड एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों के सारे चीजें जो है वो क्लियर है, एंड जो सेशंस थे वो इंटरेक्टिव थे, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है. तो प्लीज 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 अपने करियर के ऊपर फोकस करो एंड अपना नया लाइफ जल्द से जल्द स्टार्ट करो. सो आप लोगों ने जो कुछ टाइम दिया, कुछ टाइम का एडजस्टमेंट किया, सेशंस पेशेंस रख के अच्छी तरह से सुन लिए, सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू प्रोसेस. जल्द से जल्द ऑफर लेटर लेके आपको अपना नया लाइफ स्टार्ट करना है. क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ठीक है. यस तो सर. अगर सेशंस अच्छे लगे होंगे तो प्लीज फीडबैक प्रोवाइड कर देना एंड प्लीज कांटेक्ट में रहना, कुछ भी डाउट आता है तो कांटेक्ट करना है. ओके, चलो देन, थैंक यू ऑल, हैव गुड डे टू एवरीवन. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच सर. Thank you for the good day. गुड डे सर.